इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। आवाज नहीं आ रही है सर, आपका माइक म्यूट है। हाँ, हेलो हेलो। यस सर, गुड इवनिंग सर। यस, वेरी वेरी गुड। एक्चुअली गॉस थ्योरम में आपने ये देखा था कि अगर हम किसी चार्ज Q को कंप्लीटली सराउंड कर लेते हैं तो जो टोटल लाइंस है कॉल्ड टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इनकी वैल्यू आपको मिल जाती है एज द Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अगर ये इस सरफेसेस से बाहर लाइंस आ रही हैं तो आप इसको पॉजिटिव फ्लक्स कहते हैं, आउटगोइंग फ्लक्स कहते हैं। वैल्यू होती है प्लस Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अगर ये माइनस Q होता और आपने इसको कंप्लीटली सराउंड कर लिया होता तो उस केस में टोटल सराउंड है तो Q बाई एप्सिलॉन नॉट, और फ्लक्स का नेचर है इनकमिंग, तो इनकमिंग नेचर के लिए हम माइनस साइन असाइन करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ हमारे पास जो नेट फ्लक्स होगा वो वैल्यू में Q बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा और साइन में माइनस हो जाएगा। तो ये इनकमिंग आउटगोइंग था, ये इनकमिंग हो जाएगा। अगर माइनस Q और प्लस Q दोनों हैं, दोनों कंप्लीटली सराउंड हो जाते हैं, तो इस केस में माइनस Q का जितना इनकमिंग होगा प्लस Q का उतना ही आउटगोइंग होगा। इस केस में आपको नेट फ्लक्स की वैल्यू 0 मिलेगी। मीन्स अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल को आपने कवर कर लिया है इन अ गॉसियन सरफेस, तो गॉसियन सरफेस में जो प्लस Q या माइनस Q है, इस प्लस Q की टोटल लाइंस जो आउट गोइंग फ्लक्स देंगी वही लाइनें वापस माइनस Q से रिकवर हो जाएंगी, रिकलेक्ट हो जाएंगी। तो जितना आउटगोइंग फ्लक्स यहाँ आने वाला था उतना ही इनकमिंग फ्लक्स आएगा, तो नेट फ्लक्स यहाँ 0 फ्लक्स हो जाएगा। और फिर आपने देखा था कि अगर कोई चार्ज आउटसाइड द गॉसियन है, गॉसियन क्या है, आपको जो सरफेस फेस करनी पड़ती है टू कवर द चार्ज कंप्लीटली और पार्टली, उसको आप गॉसियन कहते हैं। तो अगर आपने किसी चार्ज के एक पार्ट को कवर कर रखा है तो आपको चार्ज एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट लेना चाहिए। तो जब आप गॉसियन खींचते हैं और कोई चार्ज गॉसियन के बाहर रह जाता है तो आपको उसका फ्लक्स नहीं काउंट करना पड़ता। हम ये नहीं कह रहे कि उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, हम कह रहे हैं उसका फ्लक्स काउंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर ये एक गॉसियन सरफेस है और यहाँ एक चार्ज है Q आउटसाइड द गॉसियन है, इसका अगर यहाँ से फ्लक्स निकालने की कोशिश करेंगे, लाइंस इलेक्ट्रिक लाइंस ट्रेस करेंगे, तो इस पॉइंट पर इनकमिंग फ्लक्स दे देगा गॉसियन के साथ, तो ये हो जाएगा इनकमिंग फ्लक्स हो जाएगा निगेटिव -5। और वही लाइन जब इस सरफेस को यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है तो आउटगोइंग फ्लक्स देगा, और अगर आउटगोइंग फ्लक्स देगा तो उस केस में ये हो जाएगा +5। मीन्स जब चार्ज गॉसियन सरफेस के बाहर होता है तो वो इनकमिंग फ्लक्स और आउटगोइंग फ्लक्स सेम अमाउंट का देता है। इनकमिंग फ्लक्स नेगेटिव और आउटगोइंग फ्लक्स पॉजिटिव होता है। अकॉर्डिंगली जैसे ही नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू गॉसियन निकालेंगे तो आपको मिल जाएगा नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू गॉसियन when the charge is outside the Gaussian surface is equal to 0। तो इसीलिए कहा गया कि अगर कोई चार्ज गॉसियन के बाहर छूट जाता है तो आप उसका फ्लक्स काउंट नहीं करेंगे। मान लेते हैं हमने एक लाइन चार्ज लिया, लाइन चार्ज मीन्स रनिंग इलेक्ट्रॉन्स है, या हमारे पास एक वायर पर लेंथ है, उस लेंथ पर चार्ज है कॉल्ड चार्ज पर यूनिट लेंथ, और हमने इसको एक ऐसे गॉसियन सिलेंडर से सराउंड किया कि उस गॉसियन सिलेंडर ने सारे वायर के चार्ज को सराउंड नहीं किया, बट इसने सिर्फ ए लेंथ ऑफ द गॉसियन सिलेंडर के ए लेंथ दूरी तक के चार्ज को अगर इसने सराउंड कर रखा है, तो इस केस में सिर्फ हमें इतनी दूर का चार्ज काउंट करना होगा एज द नेट फ्लक्स। मीन्स इस
गैसियन सिलेंडर से पास आउट होने वाला नेट फ्लक्स अगर हम लिखने की कोशिश करें तो अब लिखेंगे हम चार्ज इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज इनक्लोज कैसे पता चलेगा? लैम्डा बाई एल नहीं, टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ इज कॉल्ड लैम्डा। लाइन चार्ज कहते हैं ना, टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ इज कॉल्ड लैम्डा, चार्ज पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड द लैम्डा। तो ये चार्ज इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। अब आपको पता है कि यूनिट लेंथ बियर करता है लैम्डा चार्ज, तो ए लेंथ जो होगा वो ए लेंथ बियर करेगा लैम्डा ए, लैम्डा इंटू ए चार्ज। तो लैम्डा इंटू ए चार्ज अगर तो यहाँ हमारे पास हो जाएगा ए लेंथ में जो चार्ज इनक्लोज होगा वो लैम्डा ए हो जाएगा। तो यहाँ हमारे पास हो गया लैम्डा ए, चार्ज इनक्लोज हो गया अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसी तरह मैंने आपको लास्ट लेक्चर में क्यूब से चार्ज को सराउंड करके दिखाया था कि नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, जबकि वो चार्ज कंप्लीटली सराउंड हो गया था। एक केस वो चार्ज सराउंड नहीं हुआ था, क्यूब की सरफेस पर पड़ गया था, क्यूब की एज पर पड़ गया था, क्यूब के कार्नर पे पड़ गया था। तो उस केस में आपको ढेर सारे क्यूब अरेंज करने पड़े थे, उन क्यूब को अरेंज करके चार्ज को कंप्लीटली सराउंड करना पड़ गया था, और सराउंड करने के बाद आपने फिर पर क्यूब फ्लक्स निकाला था, पर फेज फ्लक्स निकाला था। आइए आते हैं मैथमेटिकल कैलकुलेशन ऑफ गॉस थ्योरम में, जो प्योरली डेरिवेशन है, और इसका यूज हम आगे डिवाइसेस बनाने में या आगे चार्ज की प्रॉपर्टी पढ़ने में करने वाले हैं। गॉस थ्योरम में आज में आप जो टॉपिक देखेंगे ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लाइन चार्ज, आप देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, आप देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ स्फेरिकल कंडक्टर। स्फेरिकल कंडक्टर दो तरह के होते हैं, एक कंडक्टिंग और एक नॉन कंडक्टिंग। इनमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग होगा, अकॉर्डिंगली इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल अलग अलग होगी। और आप देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ प्लेन शीट ऑफ चार्ज, क्योंकि जो एनोड कैथोड होता है वो एनोड कैथोड भी तो बंच ऑफ चार्ज ही है। तो अगर एनोड या कैथोड बंच ऑफ चार्ज है तो उसके अराउंड कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, और अगर एनोड और कैथोड दोनों का कंबाइंडिंगली इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल पाते तो यही आगे चल के सेल की इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता। और सेल की इलेक्ट्रिक फील्ड का इस्तेमाल हम जो है कहते हैं ना कि व्हेनेवर देयर इज सेल देयर इज करंट। हम किसी भी सर्किट में अगर एक सेल अप्लाई कर देते हैं तो उस सर्किट में इलेक्ट्रॉनों का फ्लो स्टार्ट हो जाता है, और इलेक्ट्रॉनों के फ्लो से इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है। उसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन आप अदर फॉर्मेट में करते हैं। जैसे मोबाइल में आपके सेल लगा हुआ है, उस सेल की वजह से ही आप फंक्शन को ऑपरेट करा पा रहे हैं। अगर सेल निकाल दिया जाए तो आप कोई भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का सोर्स नहीं दे रहे हैं मोबाइल को, तो उस केस में आपको कोई भी आउटपुट इससे नहीं मिलेगा, मोबाइल से नहीं मिलेगा। तो यहाँ अगर मैं कहता है कि एक पॉइंट चार्ज क्यू है, और बताइए इससे स्मॉल आर डिस्टेंस पर अगर एक पॉइंट पी है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना। तो अब हम लोगों को ये गॉस थ्योरम से निकालना है। इससे पहले कूलॉम्स लॉ से हम निकाला करते थे, अभी हम गॉस थ्योरम से निकालेंगे। एम है चार्ज क्यू से स्मॉल आर डिस्टेंस पे पॉइंट पी है, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड ई की वैल्यू जानना है। अब चार्ज क्यू को सेंटर लेके स्मॉल आर रेडियस का एक गॉसियन स्फीयर खींचिए। जैसे ही आप गॉसियन स्फीयर खींचेंगे ये चार्ज कंप्लीटली सराउंड हो जाएगा। अब आप गॉसियन स्फीयर पर कहीं भी एक पार्ट ऑफ स्फीयर कंसीडर कीजिए एज द आर्बिट्रेरी स्मॉल एरिया डीए। अब इसका आपको डायरेक्शन जानना है, सेंटर से ज्वाइन कर दीजिए। रेडियल आउटवर्ड लाइन जो होगी दैट विल बी द सरफेस वेक्टर, और पॉजिटिव चार्ज है तो रेडियल आउटवर्ड लाइन ही इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर भी हो जाएगा। यानी कि यहाँ जो गॉसियन सरफेस है, इस गॉसियन सरफेस की इस पॉइंट पर जो सरफेस है उसकी डायरेक्शन और उस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन कॉन्साइडिंग है। अब आप इस गॉसियन सरफेस के लिए अप्लाई कर देंगे साइक्लिक इंटीग्रल वेक्टर ई क्रॉस डी ए इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। जब गॉस थ्योरम प्रूव करना होता था तो लेफ्ट हैंड लेके चलते थे, राइट हैंड में पहुंचते थे, और जब गॉस थ्योरम का यूज हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में करते हैं तो पूरा का पूरा गॉस थ्योरम ही अप्लाई कर देते हैं, यानी लेफ्ट हैंड साइड भी लेके चलते हैं और राइट हैंड साइड भी लेके चलते हैं।
तो यहाँ हमने कहा कि चार्ज Q की अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जाननी थी तो आपको चार्ज Q को सेंटर लेके किसी भी रेडियस का एक स्फीयर खींचना चाहिए था। हमें पॉइंट P लोकेट कराया गया था, एट ए स्मॉल r डिस्टेंस पे है। तो हमने स्मॉल r रेडियस का एक स्फीयर खींच लिया। जैसे ही स्फीयर खींचा, अब ये गॉसियन सरफेस का काम करने लगा। हमने इस गॉसियन सरफेस की पॉइंट P पर, यहाँ या यहाँ कहीं भी किसी एक पॉइंट P पर गॉसियन सरफेस एरिया की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को सर्च कर लिया। अब ये तो खुल जाएगा E dA cos 0 से, क्योंकि कॉन्साइडिंग है, तो ये हो जाएगा E dA cos 0 और E बाहर आ जाएगा बिकॉज गॉसियन सरफेस हैज अ फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट चार्ज। क्योंकि Q से आप सरफेस तक अगर कहीं भी चेक करें तो डिस्टेंस नहीं बदल रही है, डिस्टेंस नहीं बदल रही है, तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बदल रही है। यानी ये पूरा का पूरा नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा। पहले तो दोनों कॉन्साइडिंग है तो वेक्टर हटेगा, फिर E कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा E, ये हो जाएगा साइक्लिक इंटीग्रल dA। चार्ज इनक्लोज पूरा का पूरा सर्फेस सराउंड हो गया है विद द गॉसियन, तो उस केस में ये हो जाएगा Q अपान ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट। नाउ दिस इज द टोटल गॉसियन सरफेस एरिया। dA का मतलब दिस, इंटीग्रल का मतलब टोटल, और साइक्लिक का मतलब है गॉसियन सरफेस एरिया, यानी टोटल गॉसियन सरफेस एरिया मतलब 4 पाई r स्क्वायर। यानी ये E रह जाएगा, ये हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से आप 4 पाई हटाइए, लगा दीजिए, आपको इलेक्ट्रोस्टैट का कांस्टेंट मिल गया। ये r स्क्वायर हटाइए, यहाँ लगा दीजिए, मिल गया आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई r स्क्वायर। दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द गॉस थ्योरम। पूछा जाता है व्हाई यू आर स्टडीइंग द गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम से हमने फ्लक्स निकालना सीखा, लेकिन हम फ्यूचर में गॉस थ्योरम का इस्तेमाल फ्लक्स को निकालने में सिर्फ नहीं करने वाले हैं। हम अगर गॉस थ्योरम कैलकुलेशन से कमांड कर लें तो हम फ्यूचर में किसी भी चार्ज बॉडी के इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन गॉस थ्योरम से करने वाले हैं। यानी गॉस थ्योरम का फिजिकल सिग्निफिकेंस ये है कि टू डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज बॉडी सिस्टम गॉस थ्योरम इज अप्लाइड। तो हमने पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला। ये तो हम कूलाम फ्लक्स से भी निकाल सकते थे, इनके बीच कूलाम्बियन फोर्स लिखते और यहाँ टेस्ट चार्ज Q नॉट लिख के Q नॉट से डिवाइड कर देते। इस केस में भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता चल जाती। तो यहाँ से आपको पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई r स्क्वायर। पहला डेरिवेशन पूरा हुआ। चलिए दूसरा डेरिवेशन आपको दिखाते हैं। मान लेते हैं हम आपसे कहते हैं लाइन चार्ज। लाइन चार्ज का मतलब कि दिस इज द करंट कैरिंग वायर और इसमें ढेर सारे रनिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं। हमने माना कि से इस पे जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज यूनिफॉर्म, और हमें नहीं पता वायर की लेंथ कहाँ से स्टार्ट है और कहाँ पे टर्मिनेट है, मतलब इनफाइनाइट लेंथ का है, लेकिन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पता है। टोटल चार्ज पर यूनिट लेंथ इज द लीनियर चार्ज, यानी कि हमें इससे पता है कि पर यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज है। सो अगर ये एक वायर है मेरा चल नहीं रहा है। हेलो 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 जया, हेलो, हाँ ठीक है, चलिए वापस आइए। तो हमने सिर्फ इतना बताया आपको कि हम गॉस थ्योरम क्यों पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेशन के लिए गॉस थ्योरम को सीखा कि किसी भी चार्ज बॉडी को अगर सराउंड कर पाते हम थ्रू एन ऑर्बिटरी सरफेस, इस सरफेस को हम गॉस या गॉसियन सरफेस कहते, तो हम नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स काउंट करने जाते, और जैसे ही नेट फ्लक्स की काउंटिंग हम सीख गए, अब हम कह रहे हैं कि किसी भी गॉसियन सरफेस के लिए नेट फ्लक्स जो पास होता है अगर ये लिख पाए फॉर द chosen Gaussian surface, so we are able to calculate the electric field due to a charge distribution system. अगर हम इस चार्ज Q की इलेक्ट्रिक फील्ड जानना चाहते हैं तो हमें इसे गॉसियन सरफेस से सराउंड करना होगा। हमें इस लाइन चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जानना है तो हमें इसे गॉसियन सरफेस से सराउंड करना होगा। अगर ये गॉसियन सरफेस से कंप्लीटली या पार्टली सराउंड हो जाता है तो कंप्लीटली या पार्टली सराउंड हो जाने पर हमें जो
जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स का इक्वेशन होगा फॉर दैट गॉसियन वो लिखना होगा, और इसको लिखने के बाद जब हम अरेंज करेंगे तो हमें पता चलेगा कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है। फॉर एग्जांपल, हमने चार्ज Q से स्मॉल r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P लिया और पूछा कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इससे कौन था, चार्ज Q को सेंटर मान के r रेडियस का एक गॉसियन सरफेस खींचना। अगर हमने ये गॉसियन सरफेस खींच लिया तो अब इस गॉसियन सरफेस पे एक आर्बिट्रेरी स्मॉल सरफेस एरिया चूज करना था, हमने चूज किया। चूज करने के बाद हमने रेडियल आउटवर्ड लाइन ट्रेस किया, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ द गॉसियन सरफेस एरिया। हमने चार्ज Q की इलेक्ट्रिक फील्ड को सर्च किया तो यहाँ हमें उसकी भी डायरेक्शन पता चली, दिख रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस दोनों कॉन्साइडिंग है। फिर हमने कहा इस गॉसियन के लिए इस मैथमेटिकल इक्वेशन जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स का होता था लिख दीजिए। अब लिखने के बाद लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों साथ लेके चलना है, ये सोच के कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अननोन। इसको खोलेंगे डॉट प्रोडक्ट है तो EDA cos 0 से खुल जाएगा, तो ये हो जाएगा EDA cos 0, और फिर E को इंटीग्रल से बाहर निकालिएगा। इसलिए बाहर निकालिएगा क्योंकि E जैसे ही बाहर आएगा, E इसलिए बाहर आएगा क्योंकि गॉसियन सरफेस पर कहीं भी आप होंगे चार्ज Q से इक्वी डिस्टेंस है, इक्वी डिस्टेंस होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चेंज नहीं हो रहा, तो आप E को बाहर कर लीजिए। ऐसा करने का एक बेनिफिट ये हुआ कि आपको ये इंटीग्रल सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, आप इसको रिप्लेस करके काम चला लेंगे। दिस इज द टोटल गॉसियन सरफेस। तो टोटल गॉसियन सरफेस है तो इसको आप 4πr² से रिप्लेस कर देंगे। हमने देखिए यहाँ 4πr² से रिप्लेस किया था, फिर 4π को यहाँ अरेंज कर दिया था, r² को यहाँ अरेंज कर दिया था। नाउ 1/4πε0 इलेक्ट्रोस्टैट का कांस्टेंट हो गया और Q/r² इनवर्स स्क्वायर ला हो गया, यानी कि चार्ज Q से स्मॉल r डिस्टेंस पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिल गई थी एट द 1/4πε0 Q/r²। हम दूसरा कैलकुलेशन आपको बता रहे थे कि एक लाइन चार्ज है, जैसे करंट कैरिंग वायर है, तो करंट कैरिंग वायर का कितना हिस्सा घर के बाहर है, कितना हिस्सा आगे गया है, क्या मतलब है। अगर हम एक छोटा सा सेक्शन आप वायर कंसीडर कर लेते, एक सेक्शन फ्रॉम दिस टू दिस, तो हम ये बता सकते थे कि इसकी वजह से किसी पॉइंट पर एस्टैब्लिश्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है। मींस अगर ये एक वायर है, पर यूनिट लेंथ पर चार्ज हमें बताया गया है और इससे स्मॉल r डिस्टेंस पे हमारे पास एक पॉइंट P है, हम जानना चाहते हैं यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तो आपको सिर्फ करना ये चाहिए कि एक गॉसियन सरफेस कंसीडर करनी चाहिए इन सच अ वे कि पॉइंट P उस गॉसियन सरफेस पर आ जाए और वायर का थोड़ा सा हिस्सा सराउंड हो जाए। सबसे आसान तरीका है इस वायर को ज्योमेट्रिकल एक्सिस मान करके स्मॉल r बेस रेडियस का आप एनी लेंथ एक सिलेंडर कंसीडर कीजिए। हमने क्या किया, ए लेंथ का एक सिलेंडर कंसीडर किया जिसका बेस रेडियस स्मॉल r है, और इसको एज अ गॉसियन सिलेंडर हम ट्रीट करने वाले हैं और इस पर हम गॉसियन सरफेस जोड़ेंगे। मतलब हमने वायर को ज्योमेट्रिकल एक्सिस मान करके एक सिलेंडर खींचा इन सच अ वे कि जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था वो इस गॉसियन सिलेंडर पर आ जाए। अब हम गॉसियन सिलेंडर खींचने में दो बातों का ध्यान रख रहे हैं, यहाँ हमने स्फीयर खींचा था, यहाँ हमने सिलेंडर खींच दिया। वो जो फैक्ट आपको ध्यान रखना है वो ये कि जो पॉइंट है वो गॉसियन सरफेस पर आ जाए। इसमें कितनी सरफेस है, एक ये है टॉप, एक ये है बॉटम और एक ये है लेटरल। इसमें जो लेटरल सरफेस है वो लेटरल सरफेस गॉसियन सरफेस है। क्यों? क्योंकि अगर हम इस सरफेस की बात करें तो इस सरफेस का सरफेस वेक्टर हो जाएगा दिस, और वायर पर परपेंडिकुलर खींचेंगे तो हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। मतलब इस टॉप सरफेस एरिया से नेट फ्लक्स 0 है, क्योंकि ये सरफेस वेक्टर हो गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हो गया, बीच का ये एंगल 90 डिग्री हो गया, इसका मतलब है नेट फ्लक्स हो गया 0। इसी तरह बॉटम पे देखेंगे तो इस बॉटम के लिए जो सरफेस वेक्टर आएगा वो ये आएगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर आएगा वो ये आएगा। ना बीच में 90 डिग्री का एंगल हो गया, तो यहाँ आप जब नेट फ्लक्स निकाले जाएंगे इससे भी नेट फ्लक्स 0 आएगा। यानी कि सिर्फ लेटरल जो सरफेस है, ये लेटरल सरफेस ही नेट फ्लक्स इनक्लोज कर रहा है। अब आपके पास ये गॉसियन सरफेस हो गया, दिस लेटरल सिलेंड्रिकल सरफेस इज द गॉसियन सरफेस।
अब आप इस लेटरल कर्व्ड सरफेस आप सिलेंडर के लिए लगा दीजिए साइक्लिक इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट डी ए इज इक्वल टू, यहाँ पूरा चार्ज तो सराउंड नहीं हुआ, कुछ ऊपर छूट गया कुछ नीचे छूट गया, तो ढूंढ लेंगे कितना चार्ज सराउंड हुआ है। फिलहाल नाम लिख ले रहे हैं चार्ज एनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब आप इस लेटरल कर्व सरफेस पर एक छोटा सा एरिया कंसीडर करेंगे, डी ए नाम रखेंगे, रेडियल आउटवर्ड टू द सिलेंडर खींचेंगे, सरफेस वेक्टर हो जाएगा। रेडियल आउटवर्ड टू द सिलेंडर ही इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, क्यों? क्योंकि वायर की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो वायर के परपेंडिकुलर और चारों तरफ फैली होती है। मतलब इस गॉसियन सिलेंड्रिकल सरफेस पर खींचा गया नॉर्मल सरफेस वेक्टर को और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को दोनों को एक्सप्रेस करेगा। मींस इस छोटे सरफेस का सरफेस एरिया भी वही है और इस वायर की इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी वही है, बिल्कुल जैसा यहाँ था। यानी कि गॉसियन सरफेस खींचने में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि सरफेस वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर कॉन्साइडिंग हो। क्यों? क्योंकि कॉन्साइडिंग नहीं होंगी तो ये खुल जाएगा ईडीए कॉस थीटा से, फिर आपको इंटीग्रेशन सॉल्व करना पड़ेगा। उस कॉस थीटा को हटाने के लिए गॉस ने हर बार या तो स्फेरिकल सरफेस या तो सिलेंड्रिकल सरफेस या तो फिर कुछ ऐसी सरफेस कंसीडर कराई जिसके लिए हर बार आपको इंटीग्रेशन सॉल्व ना करना पड़े। ये टाइम आउट दिखा रहा है, अभी थोड़ी देर में कट जाएगा तो लेक्चर टर्मिनेट हो जाएगा, हम दोबारा नहीं जुड़ेंगे, कल फिर हम स्टार्ट करेंगे। तो फिलहाल जब तक चल रहा है हम आगे बढ़ रहे हैं। ये खुल जाएगा, ये पहले तो ईडीए कॉस 0 से खुल जाएगा, तो अकॉर्डिंगली ये हो जाएगा ईडीए, फिर ई बाहर आ जाएगा बिकॉज ई कांस्टेंट। क्यों ई कांस्टेंट? वायर से गॉसियन सरफेस कहीं भी आप मेंटेन होइए, इक्वी डिस्टेंस है, इक्वी डिस्टेंस होने की वजह से आप आर नहीं चेंज कर रहे हैं तो ई भी नहीं चेंज हो रहा है, तो ई बाहर आ जाएगा और हमेशा की तरह साइक्लिक इंटीग्रल डी हो जाएगा गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस कितना? सिर्फ आपको लेटरल लेना है, तो लेटरल कितना होता है 2 पाई आर इंटू हाइट। इसका मतलब है ये 2 पाई आर हो जाएगा और हाइट की जगह ए हो जाएगा। मीन्स ई फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल लेटरल कर्व्ड सरफेस एरिया जो कि गॉसियन है, ये हो जाएगा 2 पाई आर ए। चार्ज एनक्लोज्ड, आपको पता है यूनिट लेंथ में चार्ज है लैम्डा, तो हमने तो ए लेंथ का सिलेंडर खींचा है, तो ए लेंथ का है तो लैम्डा इंटू ए, यानी इतनी दूर में जो चार्ज फेस हो रहा है दैट विल बी द लैम्डा इंटू ए अपान ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट। नाउ ए एंड ए कैंसिल हुआ, इसको उधर थ्रो कर दीजिए, थ्रो करेंगे तो आपको मिल रहा है E इज इक्वल टू 1 अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, आर इधर करेंगे तो लैम्डा बाई आर, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई आर। ये 4 नंबर का डेरिवेशन आता है, एकदम हलवा होता है, एक बार आपको देखना होता है, याद हो जाता है। ऐसे ऐसे 6 डेरिवेशन है, अभी तो दूसरे डेरिवेशन में हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। चाहिए तो ऊपर 2 और नीचे 2 मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ई की वैल्यू हो जाएगी 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बाई आर। मीन्स एक स्ट्रेट करंट करेंगे वायर के अराउंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसकी वैल्यू होती है 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बाई आर। आप प्लेन थीटा चार्ज के लिए देख लीजिए, प्लेन थीटा चार्ज के लिए क्यों देख लीजिए, यानी तीसरा डेरिवेशन हम आपको दिखा रहे हैं। प्लेन थीटा चार्ज के लिए इसलिए देख लीजिए क्योंकि घरों में जो इन्वर्टर की बैटरी आपने लगा रखी है वो इन्वर्टर की बैटरी, अगर आप इन्वर्टर देखें तो रेक्टेंगुलर है, उसमें प्लेटें हैं, जैसे आपके काफी का पेज है, एक पेज आप कंसीडर करिए तो एक रेक्टेंगुलर या एक स्क्वायर प्लेट आपको दिखाई देगी, बिल्कुल वैसी प्लेटें पड़ी हुई हैं। चलिए छोड़ दीजिए, वो तो दूर की बात है, आप अपने मोबाइल की बैटरी की बात कर लीजिए ना, मोबाइल की बैटरी निकालेंगे आप तो पासपोर्ट बैटरी कहते हैं, इसी तरीके की तो प्लेटें उसमें होंगी, एक एनोड होगा एक कैथोड होगा। तो अभी एनोड कैथोड से मतलब नहीं है, अभी मतलब है सरफेस चार्ज से। अगर हमारे पास एक सरफेस है, डेस्क, हमने एक पेपर का टुकड़ा लिया और हमने इसको चार्ज दे दिया, ठीक है, सेल पढ़ेंगे तो देखेंगे बाय केमिकल रिएक्शन ये चार्ज मेंटेन होता है, प्लस या माइनस। तो
गॉस थ्योरम में कल हम लोगों ने सेल के एनोड कैथोड के लिए देखा था सारी चीजें। आज में और साथ में हम लोगों ने नॉन कंडक्टिंग कंडक्टिंग के लिए देखा था। आज में लास्ट पार्ट में देखिए, नॉन कंडक्टिंग अगर एटम है या स्फेरिकली कंडक्टर बॉडी है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल को कैसे कैलकुलेट करते हैं, और एंटर करेंगे कैपेसिटर द लास्ट यूनिट, द लास्ट चैप्टर ऑफ दिस यूनिट। यानी हम यहाँ आ रहे हैं स्फेरिकल नॉन कंडक्टिंग चार्ज बॉडी। स्फेरिकल नॉन कंडक्टिंग चार्ज बॉडी। स्फेरिकल है तो ऐसा इस वजह से क्योंकि एटम्स के लिए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, एटम्स, न्यूक्लियाई, मॉलिक्यूल। वर्ड नॉन कंडक्टिंग लगा देने का मतलब है कि वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, इनके पूरे वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होंगे, और अगर वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होंगे तो यहाँ हमारे पास वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आएगा। ठीक है, जैसे हमारे पास नॉन मेटल्स है, वुड्स एंड प्लास्टिक, ये सब नॉन कंडक्टिंग मटेरियल में आएंगे। इनमें चार्ज पूरे वॉल्यूम में स्प्रेड होता है, जो चार्ज जहां है वहीं हैंग होगा, और इस तरीके से पूरे वॉल्यूम में चार्ज स्प्रेड होंगे यूनिफॉर्मली। यहाँ अगर इसकी रेडियस कैपिटल आर ले लें हम, कैपिटल आर, एंड गिवन चार्ज इज क्यू, तो यहाँ डिफाइन हो जाएगा रो, टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम, टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम ये आपको मिल जाएगा एज द लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो अभी हमारे पास फिर वही पर्पज है जैसा कल था, बाहर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल ढूंढना है, ऑन द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल ढूंढना है, और अंदर अगर किसी पॉइंट पर हम चेक करें तो उस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल ढूंढना है। अगर मैं कहता कि दिस इज द पॉइंट पी आउटसाइड द चार्ज बॉडी एंड सर्च द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल हियर, तो अब आपको सबसे पहले देखना होता कि बॉडी के सेंटर से उस पॉइंट तक के डिस्टेंस एज अ स्मॉल आर आपको दी गई होगी। यानी कि इस चार्ज बॉडी के बाहर पॉइंट पी पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल निकालना चाहते हैं तो दिस डिस्टेंस इज स्मॉल आर एंड ऑब्वियसली दिस इज ग्रेटर देन आर। आपको बॉडी के सेंटर को कॉमन सेंटर लेकर के स्मॉल आर रेडियस का एक स्फीयर खींचना चाहिए जो इस चार्ज बॉडी को कंप्लीटली सराउंड करे। इसका नाम हो जाएगा गॉसियन सरफेस, हमेशा की तरह गॉसियन सरफेस, और इसने पूरी तरह से बॉडी को सराउंड कर लिया। अब इस गॉसियन सरफेस पर आपको एक स्मॉल एरिया कंसीडर करना होगा, दिस स्मॉल एरिया इज द DA, और अगर आप रेडियल आउटवर्ड लाइन खींचेंगे तो ये सरफेस वेक्टर हो जाएगा, और अगर आप रेडियल आउटवर्ड लाइन खींचेंगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हो जाएगा। मींस इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर भी यही है, सरफेस वेक्टर भी यही है, कॉन्साइडिंग हो गया हमेशा की तरह। इसका मतलब है आउटसाइड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए आपने एक ऐसा गॉसियन स्फीयर खींचा कि पॉइंट ऑफ डिस्कशन उस गॉसियन स्फीयर पर आ जाए। आपने गॉसियन स्फीयर पर एक ऑर्बिटरी सरफेस DA चूज किया, नॉर्मल ड्रॉन करके सरफेस वेक्टर खींचा, चार्ज बॉडी पे नॉर्मल ड्रॉन किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर खींचा, दोनों कॉन्साइडिंग थे, आपने लगा दिया गॉस थ्योरम। अगर आप लगा दें गॉस थ्योरम, ये हो जाएगा साइक्लिक इंटीग्रल वेक्टर E डॉट DA इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। नाउ हमेशा की तरह ये वेक्टर हट जाएगा और E बाहर आ जाएगा, क्योंकि गॉसियन सरफेस पर हम कहीं भी मूव करें E कांस्टेंट होगा, तो E बाहर आ गया और ये हो गया साइक्लिक इंटीग्रल DA। चार्ज इनक्लोज, पूरा का पूरा बॉडी ही इनक्लोज हो गया है, तो हो जाएगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट। ये गॉसियन स्फेरिकल सरफेस एरिया हो गया, तो गॉसियन रेडियस स्मॉल आर का है,
तो सरफेस एरिया हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो ई नाउ बिकम इक्वल टू 4 पाई फेंकिए तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आर स्क्वायर भी थ्रो कर दीजिए 1/r स्क्वायर। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ रहा है 1 सर अपान। वीडियो बहुत ब्लर है। अच्छा अच्छा, एक मिनट, कैमरे की दिक्कत है, ये हम वो कर रहे हैं, देखिए। देखना, हाँ हेलो, नहीं क्लियर हो रहा है? हेलो, नो सर। क्लियर हो गया? नो सर। और ब्लर हो गया। एक मिनट सर लग रहा है थोड़ी देर मेरे काम कर और रहा ज्यादा ब्लर हो गया है। है। एक मिनट। अभी देखो, नो सर, और ब्लर हो जा रहा है। ब्लर हो जा रहा है, तो गड़बड़ हो गया है, कैमरे की सेटिंग को कोई नहीं टच किया था। ये रीडेबल तो है, मेरे डेस्कटॉप में सही दिख रहा है। अरे नेट का हेल्थ खराब हो गया है। नेट जब तगड़ा तंदुरुस्त रहेगा। सर हेलो, सर आपका नेटवर्क वीक है इस वजह। यस सर। क्लियर हो गया? नो हेलो, सर। क्लियर हो गया? आगे बढ़ाए? नो सर। भाई सबसे क्लियर है ये, नेट की नो हमारे सर। पास नेट की प्रॉब्लम नहीं होगी, हम ऑप्टिकल फाइबर लगा चुके हैं। नेट की प्रॉब्लम नहीं है हमारे यहाँ। ये क्लियरिटी तो ठीक ही लग रहा है भाई। सर पहले ही ज्यादा ठीक है, अब तो और भी अजीब लग रहा है। एक नहीं अभी एक थोड़ा ठीक हो। एक्चुअली में सही है सर। सही है। कल वाला यस लेक्चर, सर। अब बीच वाला रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है, आज वाला फिर रिकॉर्ड हो रहा है। मतलब ये सबसे क्लियर मुझे लग रहा है, इससे क्लियर नहीं होगा। चलिए ठीक है, बड़ा बड़ा दिख रहा है। सर बड़ा लिखिए सर, डार्क। हाँ वही बात है, वो मेरे ख्याल से रेड से मैंने लिख दिया बीच बीच में ये, तो वही चीज नहीं क्लियर हो रहा होगा। तो यहाँ हो गया ई, और ये हो गया 4 पाई आर स्क्वायर था, उधर फेंक दिए तो 4 पाई आर स्क्वायर हो गया, और ये हो गया क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये तो कल वाला डेरिवेशन आया। आउटसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये पॉइंट चार्ज की आ गई, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आई है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। दिस इज ई आउट। यानी कि ये तो कल वाला डेरिवेशन है, यानी कि कल सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूशन था और आज वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूशन है। लेकिन जब हम बाहर होते हैं तो गॉसियन में जो है वो पूरा चार्ज कवर हो जाता है, तो चाहे वो सरफेस पर हो चाहे वॉल्यूम में हो, उस केस में हमें जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलती है वो पॉइंट चार्ज की ही मिलती है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। एक आर कम करेंगे तो पोटेंशियल हो जाएगा ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। तो इस तरीके से हमें पोटेंशियल की वैल्यू मिल गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। ये आउटसाइड से निकल गया। अगर ऑन द सरफेस आ जाए, केस 2, ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस, तो ऑन द सरफेस के लिए हमारे पास हो जाएगा स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर हो जाएगा। स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर। तो यहाँ ई की वैल्यू हो जाएगा ई सर्फ, बस आपको स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर कर देना है। दिस बिकम्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, और यहाँ आर की जगह स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर करना है, तो उस केस में ये पोटेंशियल सरफेस पे निकल जाएगा। यानी ये हो जाएगा वी सर्फ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q बाई R। तो इस तरीके से दो केस तो वही आ रहा है, जो आउटसाइड दी चार्ज बॉडी है और ऑन द सरफेस ऑफ चार्ज बॉडी है, इन दोनों का वैल्यू वही आ रहा है जो कल आया था। अब सिर्फ केस 3 बदल रहा है, क्योंकि केस 3 में जब हम अंदर आएंगे, अंदर किसी पॉइंट पर से, ये वो पॉइंट है जहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल हमें डिटरमाइन करना है, और सेंटर से जहां तक की डिस्टेंस को जब हम स्मॉल आर चूज करेंगे, तो अब हमें बॉडी के सेंटर को कॉमन सेंटर लेके स्मॉल आर रेडियस का एक स्फीयर खींचना पड़ेगा। तो ये गॉसियन स्फीयर हो जाएगा। अब इस गॉसियन स्फीयर में इनक्लोज चार्ज चेंज हो गया। कल ये 0 हो गया था, क्योंकि सरफेस पे सारे चार्ज थे, अंदर कोई चार्ज था नहीं। लेकिन आज में क्या है, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो अगर बॉडी के अंदर किसी पॉइंट पर हम डिस्कशन करने जाएंगे, तो हमें अंदर एक गॉसियन सरफेस ट्रेस करनी पड़ेगी इन सच अ वे कि वो पॉइंट जो था वो गॉसियन सरफेस पर आ जाए। अगर ऐसा होगा तो अब हमें निकालना है कि इस पॉइंट पर, जो कि चार्ज बॉडी के अंदर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल कितना है। यानी केस 3 में एंटर कर रहे हैं। केस 3, केस 3 inside the charge body. Inside the charge body. अगर ये एक चार्ज बॉडी है, हमने थोड़ी बड़ी बना ली, ये उसके वॉल्यूम में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन भी शो कर लिया, हमने इसका रेडियस एज अ कैपिटल R शो कर लिया, एंड जो इसको चार्ज दिया हुआ है दैट इज द Q, और हमने कहा दिस इज अ पॉइंट P, बताइए इस पे E कितना कामा V कितना, जबकि सेंटर से उस पॉइंट तक के डिस्टेंस है स्मॉल r। ठीक है, अब आपको क्या करना चाहिए, बॉडी के सेंटर को एज अ कॉमन सेंटर लेके स्मॉल r रेडियस का एक स्फीयर खींचना चाहिए। नाउ दिस इज द गॉसियन स्फीयर, गॉसियन स्फीयर, गॉसियन स्फीयर। और अब जब गॉसियन स्फीयर आ गया, तो इसमें जो चार्ज है वो ढूंढना चाहिए। कैसे पता चलेगा, इसका वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब। इस गॉसियन का यूनिट वॉल्यूम रखता है रो चार्ज, तो इतना वॉल्यूम, इतना मतलब 4/3 पाई r क्यूब वॉल्यूम रखेगा रो इंटू 4/3 पाई r क्यूब चार्ज। यानी कि पर यूनिट वॉल्यूम में रो चार्ज होते हैं, तो गॉसियन वॉल्यूम है 4/3 पाई r क्यूब, तो 4/3 पाई r क्यूब को रो में मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि अभी गॉसियन के अंदर कितना चार्ज है। आपको पता चल गया। इस गॉसियन के लिए अगर हम चार्ज इनक्लोज सर्च करें, तो चार्ज इनक्लोज की वैल्यू है रो इंटू 4/3 पाई r क्यूब। अब आपको पता है कि गॉसियन पर आप एक स्मॉल सरफेस चूज करते हैं dA, और इस स्मॉल सरफेस को चूज करने के बाद रेडियल आउटवर्ड लाइन खींचते हैं, दिस इज द सरफेस वेक्टर, और चार्ज जो बॉडी स्फीयर है का रेडियल आउटवर्ड खींचेंगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हो जाएगा। यानी फिर वही केस है, सरफेस वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर कॉन्साइडिंग हो गए, तो एक लाइन पर हो गए। अब आप लगा दीजिए अप्लाई द गॉस थ्योरम। अगर हम गॉस थ्योरम अप्लाई कर दें, तो हमें पता है साइक्लिक इंटीग्रल वेक्टर E डॉट dA इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट। पहले तो ये दोनों कॉन्साइडिंग है, तो वेक्टर हट जाएगा, फिर E बाहर आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा E साइक्लिक इंटीग्रल dA इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज। निकाल चुके हैं आप चार्ज इनक्लोज, ये हो जाएगा रो इंटू 4/3 पाई r क्यूब डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट है, डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। आपको पता है ये गॉसियन सरफेस हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर, और रो खुल जाएगा टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया से। टोटल चार्ज गिवन वाज द Q, और टोटल सॉरी एरिया नहीं वॉल्यूम,
टोटल वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। मतलब नेक्स्ट स्टेप में ई जो है वो तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ई इन कर सकते हैं, ये गॉसियन सरफेस एरिया है, 4 पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं इज इक्वल टू, रो खोलने के लिए कह रहे हैं, नेट चार्ज अपान नेट वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, रो की जगह हो गया, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, चलिए बाद में लिख लेंगे, इनटू ये है 4/3 पाई आर क्यूब और डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। दिख रहा है ये हो जाएगा। यानी रो हमने ओपन कर लिया, टोटल चार्ज अपान टोटल वॉल्यूम से अपान एप्सिलॉन नॉट यहाँ अरेंज कर दिया 4/3 पाई आर क्यूब, जो कैंसिल हो सकता है कैंसिल कर दीजिए, 4/3 पाई और क्या, आर स्क्वायर से इनकी पावर चली जाएगी, कैसा दिखेगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के साथ अरेंज हो जाएगा, तो आपको ई इन की वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये है क्यू बचा हुआ है, आर बचा हुआ है, आर क्यूब बचा हुआ है और एप्सिलॉन नॉट बचा हुआ है, और इधर इंटू 4 पाई था, फेंकेंगे उधर, ये 4 पाई हो जाएगा। यानी आपको इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गई। अलग बात है कि ठीक से अरेंज करना पड़ेगा। इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज द 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू आर बाई आर क्यूब। लिखने को तो ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा प्रॉपर फॉर्मेट में लिख लें। प्रॉपर फॉर्मेट का मतलब इसको ऐसे लिखें तो कोई दिक्कत, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर स्मॉल आर बाई कैपिटल आर। एक्चुअली में कैपिटल आर स्क्वायर इंटू आर ऐसे लिख रहे हैं, क्यों ऐसे लिख रहे हैं, ये ई सर्फ हो जाएगा, ई सर्फ, और ये स्मॉल आर बाई कैपिटल आर में स्मॉल आर वेरिएबल हो जाएगा। मतलब इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ डाई इलेक्ट्रिक इज टू बी रिटन एज सरफेस पे कितना है इंटू स्मॉल आर बाई कैपिटल आर। आपको साफ साफ दिख रहा है कि जो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है वो प्रोपोर्शनल टू आर है, यानी लीनियर हो गया। लीनियर का मतलब जैसे जैसे सेंटर की तरफ जाएंगे आर की वैल्यू कम होगी, अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होगी। जब सेंटर पर आ जाएंगे सेंटर पे तो स्मॉल आर की वैल्यू 0 हो जाएगी, स्मॉल आर 0 होती है ई सेंटर 0 हो जाएगा, यानी सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, ई सेंटर इक्वल टू 0। और जब सरफेस पे जाएंगे तो स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर हो जाएगा, और स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर रखेंगे तो ई इन की वैल्यू ई सर्फ के बराबर हो जाएगी। मतलब ये कि इस इक्वेशन, ठीक है, नो डाउट आपको फार्मूला यहाँ यही होल्ड मिलेगा, लेकिन ग्राफिकल डिस्कशन और आगे न्यूमेरिकल डिस्कशन में हम देखेंगे कि इस फार्मूले का को इस तरह से ना लिख करके इस तरह से लिख पाना ज्यादा आसान होगा हमारे लिए। ई इन इज इक्वल टू ई सर्फ स्मॉल आर बाई कैपिटल आर। ठीक है, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया, अभी पोटेंशियल बचा हुआ है। अब पोटेंशियल के लिए क्या करना चाहिए, आ जाइए, पोटेंशियल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल का रिलेशन ले लीजिए। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल के रिलेशन में जाए तो ई वाज द माइनस डेल वी बाई डेल आर, यहाँ से डेल वी हो जाएगा ई डेल आर और एक माइनस, इंटीग्रेट करेंगे तो v इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल ई डेल आर प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हो जाएगा। जब ई को ई इन से रिप्लेस करेंगे तो हमें वोल्टेज यानी पोटेंशियल वी इन की वैल्यू पता चलेगी। इसका मतलब है इनसाइड पोटेंशियल डिटरमाइन करने का जो फार्मूला है वो है वी इन इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल ई इन डेल आर प्लस सी। ढूंढ लेंगे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी है, होल्ड कर लीजिए इसको। यहाँ पहले तो इस वाले टर्म को सॉल्व करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो जाएगा माइनस इंटीग्रल ई इन, ये वाला, ये तो हमने ग्राफिकल एडजस्टमेंट या न्यूमेरिकल डिस्कशन के लिए देखा इसको। ठीक है, अगर हम इसको जो है इधर सॉल्व करें तो इस केस में ई इन की वैल्यू जो हमें मिल रही है, ई इन ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर बाई आर क्यूब डेल आर प्लस सी, ये हो जाएगा। इसमें देखिए इंटीग्रल आर डी आर, बाकी सब तो कांस्टेंट है, यानी हो जाएगा माइनस
1/4πε0 Q/r³, ये हो जाएगा इंटीग्रल r del r प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन r²/2 यानी कि आपको v इन का इक्वेशन मिल रहा है -1/4πε0 Q/r³, ये मिल रहा है r² प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन मिल रहा है c। ठीक है, ये 1 था, इसको 2 कर लीजिए। अभी c को ढूंढना पड़ेगा। c को ढूंढने के लिए आपके पास क्या है, आपको एक रीडिंग पता है, जब r इज इक्वल टू r होता है तो आप ऑन द सरफेस होते हैं, और ऑन द सरफेस होंगे तो v इन तो v सर्फ हो जाएगा, और v सर्फ तो आपको पता है। इसका मतलब है to know the value of constant of integration we have a boundary condition. Boundary condition is a condition through which the constant of integrations are to be determined. और यहाँ बाउंड्री कंडीशन ये है कि जब स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R के बराबर होती है तो हम सरफेस पर होते हैं, और सरफेस पर अगर है तो v इन की वैल्यू v सर्फ के बराबर होनी चाहिए, और v सर्फ तो हम निकाल चुके हैं पहले ही, यानी इसको उठा के इक्वेशन 2 में रख दे तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c की वैल्यू हमें मिल जाएगी। इधर आ रहा है। मीन्स इक्वेशन 2 में हम रख रहे हैं, इसको रखेंगे तो v इन की जगह हो जाएगा v सर्फ फ्रॉम इक्वेशन 2। सर थोड़ा बड़ा बड़ा लिखिए। अरे इतना बड़ा डेरिवेशन दिख नहीं रहा है, है। तो इतना बड़ा डेरिवेशन है कि अगर इससे सर बड़ा दिख ही नहीं रहा है। हटेगा ही नहीं ना, इसीलिए छोटा छोटा लिख रहे हैं। अच्छा, दिख नहीं रहा है। सर कोई नो सर। अच्छा फिर अगर बड़ा बड़ा लिख, चलिए बड़ा बड़ा लिख रहा है, बड़ा बड़ा लिखेंगे तो एक इसमें डेरिवेशन हो ही नहीं पाएगा एक बोर्ड में। चलिए ठीक है, फिलहाल इक्वेशन 2 में वापस आए तो ये हो जाएगा, मतलब प्रिंटेड पढ़ने पे समझ में आएगा जो प्रिंटेड। अभी तो गूगल वालों ने रोक दिया है डॉक्यूमेंट ही, गूगल का जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे वो ओवर साइज हो गया, 15 GB से ज्यादा हो गया है, तो वो शायद रुक गया, आप देखेंगे बैठेंगे। ये v इन की जगह हो जाएगा v सर्फ इज इक्वल टू -1/4πε0 Q/r³, और ये r की जगह आपको कैपिटल R रखना है, तो r² प्लस c, r² प्लस c, ये हो गया। हमने कहा कि ये जो इक्वेशन मिला है आफ्टर इंटीग्रेशन, इसमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c की वैल्यू नहीं पता है, तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c की वैल्यू निकालने के लिए हम कह रहे हैं कि हमारे पास एक कंडीशन है। तो वो कंडीशन ये है कि अगर स्मॉल r को कैपिटल R कर देते हम, स्मॉल r गोज टू कैपिटल R एज अ वेरिएबल, तो v इन की वैल्यू v सर्फ हो जाती। अगर ऐसा कर दे तो हमें c की वैल्यू मिल जाएगी। तो हमने इस इक्वेशन में आपसे यही रिप्लेसमेंट के लिए कहा है। अभी v सर्फ हो जाएगा 1/4πε0 Q/r, ये हो जाएगा r² से इसकी पावर कटेगी तो 1 बचेगा, ये हो जाएगा -1/4πε0 Q/2r प्लस c। इसको इधर करेंगे तो ये 1 है और ये 1/2 है, 1 + 1/2, ये 3/2 हो जाएगा 1/4πε0 Q/r। इसको इधर ट्रांसफर कर दिए, ऐड कर दिए दोनों को, तो ये हो गया इक्वल टू c। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू पता चल गई, 3/2 1/4πε0 Q/r। अगर ऐसा है तो अब वापस आइए इक्वेशन 2 में। क्यों वापस आइए? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू नहीं थी हमारे पास, अकॉर्डिंगली हम होल्ड हो गए थे यहाँ पे। अभी हमने एक नोन वैल्यू से हेल्प लेके कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू निकाल ली। वापस आ रहे हैं 2 में, पुटिंग दिस इन इक्वेशन 2, पुटिंग दिस
putting this in equation 2, पुट करना है तो V in हो जाएगा -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q by R क्यूब, Q by R क्यूब, R स्क्वायर बाई 2, R स्क्वायर बाई 2, अब प्लस C की जगह है 3/2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R, ये है। इसमें से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R V सर्फ है, कॉमन कर लीजिए। इसमें भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R कॉमन होगा, जो कि V सर्फ है, बाहर कर दीजिए। यानी नेक्स्ट स्टेप में हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R को बाहर कर रहे हैं, जिसका नाम रख रहे हैं V सर्फ। तो यहाँ क्या बचेगा? यहाँ बचेगा -R स्क्वायर बाई 2R स्क्वायर। चेक कर लीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R बाहर आ गया, नाम हो गया V सर्फ। बचा क्या? R स्क्वायर अपॉन 2R स्क्वायर। अब प्लस यहां से बाहर आ गया, बचा 3/2। दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक। ये मिलेगा इस बार आपको 4 नंबर में इन CBSE एंड ISC बोर्ड, क्योंकि इधर 2 सालों में आया नहीं है। प्लेन सीट का आया है, ठीक है, प्लेन सीट का आया है, सेल का आया है, इसका नहीं आया, अब आएगा। तो ये हो गया इनसाइड पोटेंशियल का फार्मूला आ रहा है, ठीक से लिख लें तो आ रहा है V सर्फ, ये आ रहा है 3/2 -1/2 R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो जरा समरी ले लीजिए, हमने क्या डेराइव किया और उस डेरिवेशन का ग्राफिकल वेरिएशन कैसा आएगा। इस 4 नंबर का डेरिवेशन यहाँ तक पूरा हुआ। डेरिवेशन पूरा हुआ, डिस्कशन नहीं अभी पूरा हुआ है, डिस्कशन आपको और चाहिए। तो अब हम कंक्लूजन दे रहे हैं आपको कि ये जो सारी चीजें डेराइव की ये थी क्या। हमने कहा हमारे पास एक नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसके चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल को हम गॉस थ्योरम की हेल्प से निकाल रहे हैं। अभी हमारे पास ये हो गया एक स्फेरिकल नॉन कंडक्टिंग बॉडी। कंडक्टिंग बोल देंगे तो कल डिस्कस किए थे, सरफेस पे सिर्फ चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। नॉन कंडक्टिंग बोल देंगे तो पूरे वॉल्यूम में आपको चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन लेना है। तो इस तरीके से अभी एक क्वेश्चन IAS में पूछा था, सेल के लिए पूछा था कि सेल में जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो नॉन कंडक्टिंग क्यों होते हैं। घर में जो आपने बैटरी लगा रखी है इन्वर्टर की, उस बैटरी में या आपके मोबाइल में जो बैटरी है उसमें आप अगर देखें तो आपको उसमें इलेक्ट्रोड जो मिलेंगे वो इलेक्ट्रोड मेटेलिक नहीं मिलेंगे। जबकि आप ड्राई सेल ले लीजिए, पेंसिल सेल ले लीजिए, उसको फोड़िए, फोड़ के उसका जो है ब्लैक वाला पार्ट हटाइए, तो ब्लैक वाला एक्चुअली में केमिकल सोल्यूशन है, अमोनियम क्लोराइड है, कार्बन है, MnO2 है, चारकोल है, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन है, आगे पढ़ेंगे। तो जब आप ड्राई सेल को फोड़ के हटाते हैं तो अंदर कार्बन की एक रॉड मिलती है और सराउंड किए हुए जिंक की एक प्लेट मिलती है। या लैब में अगर आप एक सेल रखा हुआ देखें, लेक्लांसी सेल या वोल्टाइक सेल, तो आप देखेंगे कि एक पूरा स्पॉट डिप किया गया होगा, ठीक है, उसमें कॉपर की या कार्बन की राड होगी, जबकि बाहर जिंक की राड होगी। हमारे कहने का मतलब है कि अगर हम ऑर्डिनरी सेल लें तो ऑर्डिनरी सेल में मेटल्स एज अ इलेक्ट्रोड यूज होते हैं, जबकि हैवी ड्यूटी सेल में आए जैसे पावर बैंक है, मोबाइल मैराथन बैटरी है, या आपके घर के इन्वर्टर की बैटरी है, तो उस केस में अगर हम आए तो देखते हैं कि जो बैटरी में इलेक्ट्रोड पड़े होते हैं, हेलो यस सर। अच्छा क्या कट गया। बैटरी में जो इलेक्ट्रोड्स पड़े होते हैं वो इलेक्ट्रोड्स नॉन मेटालिक होते हैं। क्यों? अगर मेटल्स होंगे तो सिर्फ सरफेस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा बाय केमिकल रिएक्शन। हाँ उज्जवल भैया बोलिए। तो हमारे पास जो है जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो सरफेस पर होगा,
और सरफेस के कंपेरेटिवली अगर पूरे वॉल्यूम में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता तो ज्यादा चार्ज हम स्टोर कर पाते। तो जो हम हैवी ड्यूटी सेल लेते हैं वो हैवी ड्यूटी सेल नॉन मेटेलिक ऑक्साइड से बने होते हैं। रीजन, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड से होंगे या डाई इलेक्ट्रिक्स होंगे सच एज हाई ग्रेड प्लास्टिक या फाइबर, तो उनके पूरे वॉल्यूम में चार्ज स्टोर होगा। तो ऑब्वियसली हमको तो पावर बैंक चाहिए ना, हमको ज्यादा बैकअप चाहिए, तो हम ज्यादा बैकअप के लिए सेल का जो इलेक्ट्रोड है वो मेटल का ना बना करके उसको हम प्लास्टिक का या मेटल ऑक्साइड का बना देते हैं। ठीक है, तो आईएएस में पूछा था कि सेल के इलेक्ट्रोड जो होते हैं वो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर के क्यों कर दिए गए। आंसर है, नॉन मेटेलिक मटेरियल से चार्ज स्टोरेज की जो कैपेबिलिटी है वो उनके पूरे वॉल्यूम में होती है। ऑब्वियसली सरफेस से ज्यादा वॉल्यूम है, तो सरफेस प्लस वॉल्यूम मिला के चार्ज का स्टोरेज होता है डाइलेक्ट्रिक में। इसीलिए जो सेल होते हैं उनके इलेक्ट्रोड आज की डेट में जो है वो नॉन मेटेलिक या डाइलेक्ट्रिक से बने होते हैं। इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बाहर जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला तो इसका नाम था ई आउट, और जब पोटेंशियल निकाला तो नाम था वी आउट। ई आउट हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, और वी आउट हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर, जबकि ये था आर बेस्ट एज ए स्मॉल आर। अंदर किसी पॉइंट, सॉरी सरफेस पर किसी पॉइंट पर हाथ रख रहे थे तो उस सरफेस के पॉइंट पर आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिली थी उसका नाम रखा गया था ई सर्फ, जो पोटेंशियल मिला था उसका नाम रखा गया था वी सर्फ। ई सर्फ की जो वैल्यू है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर मिली है, और जो वी सर्फ है उसकी वैल्यू जो मिली थी वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर मिली। ये डिराइव किया आपने आज वाले में। और जब अंदर किसी पॉइंट पर आए थे तो इस पॉइंट पर आपने जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी उसको ई इन कहा था, जो पोटेंशियल था उसको वी इन कहा था। जो ई इन की वैल्यू थी वो थी सरफेस से कितना है मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल आर बाई कैपिटल आर, जबकि ये स्मॉल आर है। सेंटर से उस पॉइंट तक के डिस्टेंस इज द स्मॉल आर। ठीक है, एंड वी इन की अगर बात करें तो वी इन आपने निकाला ही है, अभी निकाला है, ये हो जाएगा वी सर्फ 3/2 माइनस 1/2 आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ये आपने निकाला। अगर सेंटर पर ही आ जाए तो सेंटर स्मॉल आर 0 रखेंगे तो ई सेंटर 0 हो जाएगा, स्मॉल आर 0 रखेंगे तो वी सेंटर 0 नहीं होगा, वी सेंटर आ जाएगा 3/2 वी सर्फ। सरफेस के कंपैरेटिवली सेंटर में 1.5 टाइम्स चार्ज ग्रेटर होते हैं, यानी कि 1.5 टाइम्स पोटेंशियल ग्रेटर होता है। मतलब जो डाई इलेक्ट्रिक्स हैं उनके इंटीरियर कोर का जो पोटेंशियल होता है वो सरफेस का 1.5 गुना होता है। 1.5 गुना मतलब 3/2 टाइम्स। अब इसी को ग्राफिकली आपको खींच के देखना होगा, ग्राफिकल कंस्ट्रक्शन। अब ये 4 मार्क्स का या 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूरा होगा। तो अगर हम इसका ग्राफिकल कंस्ट्रक्शन दिखाएं तो इसका ग्राफिकल कंस्ट्रक्शन है ये, यानी कि अगर वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है डाइलेक्ट्रिक का तो उसके पूरे वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होंगे, और जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था वो ये था। एंड अब अगर हम इसका ग्राफिकल वेरिएशन लें तो ग्राफिकल वेरिएशन आपको कुछ ऐसा मिलेगा, इधर है डिस्टेंस वेरिएशन और इधर है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, इधर है पोटेंशियल वेरिएशन और इधर है डिस्टेंस वेरिएशन। इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे 0 है, और जैसे जैसे हम सरफेस की तरफ बढ़ रहे हैं लीनियरली ग्रो कर रहा है, सरफेस पर अपनी सबसे हाईएस्ट वैल्यू शो कर रहा है, सरफेस पर अपनी सबसे हाईएस्ट वैल्यू शो कर रहा है। अब बाहर आएंगे तो 1/r स्क्वायर से डिक्रीज करेगा, ये ग्राफिकल वेरिएशन है। ई सेंटर इक्वल टू 0, ई इन प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर, ई सर्फ कांस्टेंट एंड हाईएस्ट,
ई आउटसाइड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द सेपरेशन। अब पोटेंशियल देखेंगे तो पोटेंशियल में ये हो गया 1 टाइम वी सर्फ, ये हो गया 3/2 यानी 1.5 टाइम, यानी ये हो गया 3/2 वी सर्फ इन मैग्नीट्यूड, और ये हो गया 1 टाइम्स वी सर्फ इन मैग्नीट्यूड। सेंटर पे पोटेंशियल हाईएस्ट होता है और सरफेस तक आते हैं तो पोटेंशियल जो है वो 1 वी सर्फ हो जाता है और बाहर आने पर 1/r से डिक्रीज करता है। ये ग्राफ आता है दिस, ये माउंटेन टाइप का दिस, ये बता रहा है कि नॉन कंडक्टिंग बॉडी के सेंटर पर पोटेंशियल 3/2 वी सरफेस होता है। जितना सरफेस पे होगा उसका 3/2 टाइम्स ग्रेटर होगा, और जैसे जैसे हम सरफेस की तरफ जाएंगे ये पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। सरफेस पर आते ही 1 टाइम्स वी सर्फ हो जाएगा, और अगर बाहर गए तो वी आउट की वैल्यू प्रोपोर्शनल टू 1/r हो जाएगी, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द सेपरेशन। ये ग्राफ आया। तो जैसे क्लास 11th में आप ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल पढ़ते थे, जो एक मास की अट्रैक्टिंग कैपेबिलिटी को बताता था, बिल्कुल वैसे ही चार्ज की अट्रैक्टिंग और रिपल्सिंग कैपेबिलिटी और उनसे फार्म होने वाले सिस्टम की स्टेबिलिटी को डिस्कस करने के लिए हमें उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल चाहिए। तो इस तरीके से हम लोगों ने गॉस थ्योरम से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल को कंप्लीटली निकालना सीखा। इतने गॉस थ्योरम में से आपको एक फुल प्लेस क्वेश्चन कम से कम मिलेगा 3 या 4 नंबर का। एक नंबर के भी क्वेश्चन आते हैं और बिग क्वेश्चन भी आते हैं। अब हम लोग को लास्ट पार्ट में एंट्री करना है, और ये लास्ट पार्ट है कैपेसिटर, यानी यूनिट 1 में हम चल रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैट। इसका लास्ट पार्ट कैपेसिटर है। कैपेसिटर में हम लोगों को कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर देखना है। कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर का मतलब क्या? स्टोरेज कैपेबिलिटी। हम देखेंगे हर मटेरियल की एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ चार्ज को स्टोर करने की कैपेबिलिटी है, और हम उसको कैसे इनहेंस करें, और क्यों वो एक मिनिमम अमाउंट का ही चार्ज स्टोर करता है, क्यों एक मैक्सिमम अमाउंट का चार्ज स्टोर नहीं करता। कैपेसिटर में आपको ये देखना है कि किसी भी मटेरियल की चार्ज बियरिंग एक स्ट्रेंथ है, एक लिमिट से ज्यादा वो चार्ज बियर नहीं करता, और हम चाहते हैं कि मैक्सिमम अमाउंट में चार्ज को ये रखे। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम पावर बैंक बनाना चाहते हैं, हम इन्वर्टर बनाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि मैक्सिमम अमाउंट में चार्ज का स्टोरेज कर सके और अपनी नीड के अकॉर्डिंगली हम इनसे बैकअप ले सकें। तो किसी भी कंडक्टर पर अगर हम सफिशिएंट अमाउंट में चार्ज स्टोर कराने लग जाएं बाय एनी हाउ, तो हम इस डिवाइस को नाम देने वाले हैं कैपेसिटर। तो कैपेसिटर इज अ डिवाइस which is able to store a huge amount of charge। अब सबसे पहले हम ये देखेंगे कि why any metallic conductor is not able to store a huge amount of charge। आप ऐसे समझिए कि अगर हमारे पास एक कंडक्टर है और हम चाहते हैं उसको चार्ज देना, हमने कुछ चार्ज दिए उसको Q, जैसे ही हमने कुछ चार्ज दिए Q, तुरंत पोटेंशियल ग्रो कर गया अप टू V। और आपको पता है जितना हाई पोटेंशियल होगा चार्ज को लाने का वर्क डन भी उतना हाई होगा। मींस जैसे ही हम और चार्ज देने की कोशिश करेंगे हमें और ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। इतना ज्यादा हाई पोटेंशियल हो जाएगा कि उस हाई पोटेंशियल के अगेंस्ट हम वर्क नहीं कर पाएंगे, अकॉर्डिंगली हम चार्ज का स्टोरेज नहीं कर पाएंगे। यहाँ ये तो लैंग्वेज में हुआ कि मोर एंड मोर चार्ज इज टू बी गिवन, मोर एंड मोर इज टू बी द पोटेंशियल रेज्ड। और जैसे जैसे पोटेंशियल रेजिंग होगा, बढ़ेगा, वैसे वैसे वर्क डन बढ़ेगा, और एक लिमिट के बाद हम उस वर्क को नहीं कर पाएंगे, अकॉर्डिंगली चार्ज का स्टोरेज सीज हो जाएगा। यहाँ हमने कहा कि चार्ज के प्रोपोर्शनल पोटेंशियल प्रोड्यूस होगा, दैट इज Q प्रोपोर्शनल टू V। तो यहाँ एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आप लेके आ सकते हैं, दैट इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। ये हो जाएगा C इंटू V। यहाँ पे आपको C फॉर कैपेसिटेंस मिल जाएगा एज द Q बाई V। ये आपको मिल रहा है कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर को मेजर करने के लिए पैरामीटर कॉल्ड द कैपेसिटेंस। दिख रहा है कि आप मोर एंड मोर चार्ज रख सकते हैं, कॉल्ड मोर एंड मोर कैपेसिटी।
कॉल्ड मोर एंड मोर कैपेसिटी। अगर पोटेंशियल को जीरो कर देते, मतलब हम चार्ज तो देते, अगर पोटेंशियल ग्रो नहीं करता तो हमें वर्क भी नहीं करना पड़ता। इस प्रोसेस में कैपेसिटी की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाती। यानी हमें इस बात का आंसर मिल गया कि व्हाई द कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर इज नॉट इनफाइनाइट, क्योंकि जैसे ही हम चार्ज स्टोर करेंगे पोटेंशियल ग्रो कर जाएगा, पोटेंशियल ग्रो करते उसकी कैपेसिटी लिमिट हो जाएगी। अगर हम पोटेंशियल को ना ग्रो करने देते, यही हम एडजस्टमेंट करेंगे, तो हम देखेंगे कि पोटेंशियल को अगर नहीं ग्रो करने देते तो उसकी कैपेसिटी इनफाइनाइट हो जाएगी और अब हम सफिशिएंट अमाउंट में चार्ज को स्टोर कर पाएंगे। और जब स्टोर कर लेंगे तो देखेंगे उससे कैसे वापस लेना है, कॉल्ड द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। अभी यहाँ यूनिट देखा है तो कूलम पर वोल्ट हो जाएगा यूनिट इसका, कूलम पर वोल्ट। और इसको डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट थे फैराडे, तो उनके ऑनर में यूनिट हुई फैराडे, यानी फैरेड, नॉट द फैराडे, सॉरी फैरेड। फैरेड और फैराडे में अंतर है, फैराडे अमाउंट ऑफ चार्ज होता है और फैरेड जो होता है वो अमाउंट ऑफ चार्ज बेरिंग स्ट्रेंथ होता है। तो इस तरीके से ये हो गया फैरेड। अब आ जाइए, ये बात तो समझ में आ गई कि जिस मटेरियल का सी हाई होगा उससे हम सफिशिएंट अमाउंट में चार्ज को स्टोर कर पाएंगे, और जिसका सी लो होगा उस पर हम चार्ज स्टोर नहीं कर पाएंगे। तो देखेंगे कि हम कैसे सी को बढ़ाते हैं। तो देखते हैं सी को बढ़ाते कैसे हैं, यानी प्रिंसिपल ऑफ मेकिंग अ कैपेसिटर। हम कैप्चर की कैपेसिटी को कैसे बढ़ा सकते हैं ये देखना चाहते हैं। तो अगर हम प्रिंसिपल ऑफ मेकिंग कैप्चर में आए तो ये तो क्लियर है ना कि व्हाई वी नीड अ कैप्चर एंड व्हाट आर द कैप्चर। अगर व्हाट आर द कैप्चर की बात की जाए तो दे आर द चार्ज स्टोरर, और अगर मैं कहता कंडक्टर तो कंडक्टर लिमिट अमाउंट में चार्ज स्टोर करता है। अगर हम अरेंज कर दें टू स्टोर अ ह्यूज अमाउंट ऑफ चार्ज तो इसको हम कैपेसिटर कहते हैं। कैपेसिटर जो है वो डिवाइस होता है और कंडक्टर इज नॉट अ कैपेसिटर। कंडक्टर एक लिमिट अमाउंट में चार्ज को स्टोर करेगा। अगर हम उसको अरेंज कर दें बाय सम थ्योरी तो हम देखेंगे कि अभी वो इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ चार्ज ले पाएगा, और अगर इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ चार्ज ले पाएगा तो फिर देगा भी तो इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ चार्ज अंडर सम रूल। उस चार्ज को एज अ पावर बैकअप हम यूज करेंगे अंडर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो कैपेसिटर क्या है? डिवाइस टू स्टोरेज द चार्ज। अब हम ये कह रहे हैं कि व्हाई वी आर मेकिंग, तो हम कह रहे हैं कि वी आर मेकिंग इट दिस इज बिकॉज वी नीड अ पावर बैकअप। हमें पावर बैकअप चाहिए, उस पावर बैकअप के लिए हम कैपेसिटर को डिजाइन कर रहे हैं। फिर हम कह रहे हैं कि कैपेसिटर सफिशिएंट अमाउंट में चार्ज स्टोर नहीं कर रहा है, यानी एक कंडक्टर सफिशिएंट अमाउंट में चार्ज स्टोर नहीं कर रहा, तो कुछ अरेंजमेंट की जरूरत पड़ेगी। उन अरेंजमेंट के बाद ये सफिशिएंट अमाउंट में चार्ज, सफिशिएंट अमाउंट के चार्ज को स्टोर करेगा, और अगर ऐसा कर पाया तो फिर इसको हम कैपेसिटर नाम देंगे। अभी क्वेश्चन है कि ये क्यों नहीं एक लिमिट से ज्यादा चार्ज स्टोर कर पा रहा? तो आंसर है कि जैसे ही चार्ज स्टोर करता है इसका पोटेंशियल ग्रो कर जाता है। पोटेंशियल ग्रो करते ही अभी इस पोटेंशियल के अगेंस्ट वर्क डन की डिमांड होने लगती है, एंड वी आर नॉट एबल टू डू सच लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क डन। अकॉर्डिंगली हम डेफिनिट अमाउंट से अबव चार्ज स्टोर नहीं कर पा रहे, तो दिस इज नॉट अ कैपेसिटर। आ जाइए प्रिंसिपल ऑफ मेकिंग अ कैपेसिटर। प्रिंसिपल ऑफ मेकिंग अ कैपेसिटर में अगर आए, प्रिंसिपल ऑफ मेकिंग अ कैपेसिटर, प्रिंसिपल ऑफ मेकिंग कैपेसिटर में आपको करना इतना है कि आप सबसे पहले एक कंडक्टर ले लीजिए। लिया, आपको पता है कि जो चार्ज रख सकते हैं वो रखिए। जैसे हमने कुछ चार्ज दिया, तुरंत इसके अराउंड पोटेंशियल ग्रो कर गया। उस पोटेंशियल के ग्रो कर जाने की वजह से हम अब और चार्ज इसके ऊपर नहीं रख पा रहे हैं। जैसे आप मोबाइल की बैटरी एक लिमिट अमाउंट में तो चार्ज करते हैं जितनी उसकी स्ट्रेंथ है। बैटरी की स्ट्रेंथ देखेंगे आप एम्पियर आवर में लिखी जाती है, एमएएच कहते हैं ना, 3500 एमएएच है, 5000 एमएएच है। तो हम देखेंगे कि आगे चल के जो चार्ज स्टोरिंग स्ट्रेंथ है वो एमएएच में एक्सप्रेस हो पाएगी मिली एम्पियर आवर में। फिलहाल हम कह रहे हैं कि कुछ चार्ज हमने दे दिया और इसने स्टोर किया, अब ये और चार्ज स्टोर नहीं कर रहा है। इट्स कैपेसिटी इज सी। अब हमें करना इतना है कि इसके पास एक अनचार्ज कंडक्टर ला के रख देना है। द फर्स्ट स्टेप, अनचार्ज कंडक्टर रखते ही देखते हैं इसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है। क्यों? जैसे ही अनचार्ज कंडक्टर रखेंगे पोलराइज होने लगेगा। पोलराइज होने का मतलब क्या? इसके जो एटम है उनके नेगेटिव इलेक्ट्रॉन क्लाउड अट्रैक्ट होंगे विद द पॉजिटिव, और पॉजिटिव जो होंगे वो रिपेल होंगे। इनके जो एटम है
वो नॉन पोलर से अभी पोलर हो जाएंगे, इधर माइनस चार्ज शो करने लगेंगे और उधर प्लस चार्ज शो करने लगेंगे। पोलराइजेशन हो गया। इस प्रोसेस में नेट पोटेंशियल डिक्रीज कर गया और नेट पोटेंशियल डिक्रीज करने की वजह से कैपेसिटी बढ़ गई। यानी पोलराइजेशन की वजह से जो है कैपेसिटी बढ़ जाती है। यानी जिस कंडक्टर पे चार्ज रखना है उसके पास अगर हम एक अनचार्ज कंडक्टर रख दें तो अनचार्ज कंडक्टर पोलराइज हो जाता है। पोलराइज होने में कैपेसिटी बढ़ जाती है। इस प्रोसेस में हम कुछ और चार्ज इसके ऊपर रख पाते हैं। कुछ और रखने के बाद फिर इसने लेना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि फिर पोटेंशियल ग्रो कर गया और पोटेंशियल ग्रो करने की वजह से अभी हम फिर वर्क नहीं कर पा रहे हैं। अब हम अनचार्ज कंडक्टर जो पोलराइज था के आउटर सरफेस को ग्राउंड से जोड़ देते हैं। ग्राउंड से जोड़ने को ग्राउंडिंग कहते हैं। ग्राउंडिंग ग्राउंडिंग का मतलब क्या होता है? ग्राउंडिंग का मतलब होता है प्रोवाइडिंग अ बिगर सरफेस एरिया। अर्थ से जब हम जोड़ेंगे तो अर्थ की सरफेस हमेशा किसी भी कंडक्टर के सरफेस से ज्यादा होगी। अब ये जितने माइनस हैं जो पोलराइज से आए वो इस प्लस के अट्रैक्शन से बाउंड है, लेकिन ये जितने प्लस हैं ये सब इस प्लस से रिपेल हो रहे हैं। अकॉर्डिंगली ये रिपेल होके हटना चाहते हैं और हटने के लिए इनको हमने ऑप्शन दे दिया ग्राउंडिंग का। मीन्स जैसे ही ग्राउंडिंग करते हैं हम अनचार्ज कंडक्टर की, इस अनचार्ज कंडक्टर के जो निगेटिव है वो इस पॉजिटिव से बाउंड है तो ये अपनी जगह नहीं छोड़ते, लेकिन उसी टाइम पर जितने पॉजिटिव थे वो रिपेल हो रहे होते हैं और उनके पास बिगर सरफेस एरिया पर जाने का ऑप्शन होता है कॉल्ड द ग्राउंडिंग इफेक्ट। ये फट से यहाँ से हटते हैं और ग्राउंड में बाईपास हो जाते हैं। इसका मतलब है प्लस हट रहा है। प्लस हटने का मतलब पोटेंशियल डिक्रीज करना और माइनस बढ़ने का मतलब पोटेंशियल डिक्रीज करना। तो यहाँ प्लस घट गए, हट गए मतलब प्लस का पोटेंशियल कम हो गया, कैपेसिटी और ज्यादा बढ़ गई। इस तरीके से दो स्टेप हमने फॉलो कर लिया। पहला स्टेप है जिसपे चार्ज रखना था उसके पास एक अनचार्ज कंडक्टर को रखना और दूसरा था उसके आउटर सरफेस को ग्राउंड कर देना। अभी हम और चाहते हैं कैपेसिटी बढ़ाना और कैपेसिटी बढ़ाने के लिए ऑप्शन ये दिया गया कि इन दो प्लेटों के बीच अगर देखा जाए या इन दो कंडक्टर के बीच तो प्लस टू माइनस एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो चुकी है। इसका नाम है ई एक्सटर्नल, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब हम इसमें रख देते तो, यानी थर्ड स्टेप है प्लेसिंग अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब बिटवीन द टू प्लेट्स और बिटवीन द टू कंडक्टर्स। जिन दो कंडक्टर्स का हमने अरेंजमेंट तैयार किया उनके बीच गैप में अगर हम एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख देते तो जैसे ही स्लैब रखते अब ये स्लैब पोलराइज होने लगता। कैसे पोलराइज होता? नेगेटिव जो फेस कर रहा है वो पॉजिटिव हो जाता और जो पॉजिटिव फेस कर रहा है वो नेगेटिव हो जाता। यानी डाई इलेक्ट्रिक स्लैब का पोलराइजेशन शुरू हो जाता। पोलराइजेशन शुरू होने में ये एंड जो नेगेटिव फेसिंग था वो पॉजिटिव होने लगता और जो पॉजिटिव फेसिंग था वो नेगेटिव होने लगता। इस प्रोसेस में एक और इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती प्लस टू माइनस। यानी डाइलेक्ट्रिक स्लैब को जैसे ही हम दो प्लेट्स के बीच में पुट कर रहे हैं या दो चार्ज कंडक्टर के बीच में प्लेस कर रहे हैं, डाइलेक्ट्रिक स्लैब पोलराइज हो रहा है। पोलराइज होने में एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है कॉल्ड ई इंटरनल। इसका नाम है ई इंटरनल। ये 2 मार्क्स में लिखने के लिए आता है ई इंटरनल। ठीक है। बैटरी में जो पानी आप जो प्लेस करते हैं दैट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ प्लेसिंग अ डाइलेक्ट्रिक। हम खाली भी छोड़ सकते थे लेकिन वो एयर फिल्ड हो जाएगा, उसमें पानी भर दिया जाता है क्योंकि पानी सबसे अच्छा डाई इलेक्ट्रिक है और थोड़ा सा उसमें एसिड मिला दिया जाता है ताकि वो इजीली आयनाइज हो सके। आयनाइज होने का मतलब उसके बॉन्ड स्ट्रेंथ वीक हो सके और वो पोलराइज हो सके, सॉरी आयनाइजिंग पोलराइज हो सके। आयनाइजेशन और पोलराइजेशन में अंतर है। आयनाइजेशन में आउटर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन हटा देते हैं आप। अब पोलराइजेशन में आप क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन हटाते नहीं है, आप क्या करते हैं पॉजिटिव न्यूक्लियस और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन क्लाउड को थोड़ा खींच देते हैं, कॉल्ड डिफॉर्मेशन और डिस्टार्शन। केमिस्ट्री में उसको क्वाड्रप के नाम से आप जानते हैं, क्वाड्रपिंग एन एटम और मॉलिक्यूल। यहाँ अगर हम देखें तो एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गई डाई इलेक्ट्रिक के अंदर और इस तरह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अभी हो जाएगी ई एक्सटर्नल में से ई इंटरनल माइनस हो जाएगा, यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस्ड। ई
नेट जो होगा ई एक्सटर्नल माइनस ई इंटरनल, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस्ड। अब आपने देखा था इलेक्ट्रोस्टैट में E इज इक्वल टू होता है V बाई डी। डी क्या है? सेपरेशन है बिटवीन द प्लस एंड माइनस प्लेट। V क्या है? जो भी पोटेंशियल ग्रो किया होगा, ओवरऑल पोटेंशियल, सारे चार्जेस का ओवरऑल पोटेंशियल। और E क्या है? इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ से आपको दिख रहा है V इज इक्वल टू E इंटू डी हो गया। डी तो आपने चेंज किया नहीं है, लेट सेपरेशन आपने कहा चेंज किया, वो तो जो था वही है, आपने सिर्फ डाइलेक्ट्रिक रिप्लेसमेंट की है। इसका मतलब है V प्रोपोर्शनल टू E। इस सिस्टम का जो नेट पोटेंशियल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड है, और आप देख रहे हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज। अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज कर गई तो नेट पोटेंशियल भी डिक्रीज कर जाएगा, और अगर पोटेंशियल डिक्रीज कर गया तो कैपेसिटी बढ़ जाएगी। इसका मतलब ये है कि आपने सबसे पहले क्या किया, जिसके ऊपर चार्ज स्टोर करना था उसके पास एक अनचार्ज कंडक्टर रखा, स्टेप 1, उसको ग्राउंड किया, स्टेप 2 एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट किया, स्टेप 3। इन सभी प्रोसेस में ओवरऑल पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, और पोटेंशियल के डिक्रीज होने से कैपेसिटी बढ़ रही है। अभी भी हम चाहते हैं और ज्यादा चार्ज हम स्टोर करना चाहते हैं, और ज्यादा, यानी लास्ट अटेम्प्ट या लास्ट एफर्ट। अगर हम और ज्यादा चार्ज स्टोर करना चाहते हैं तो ये वायर ना लेकर के इसको थोड़ा सा कूट देते या थोड़ा सा प्रेस कर देते और ये प्लेन शीट बन जाता, तो ऑब्वियसली एक सिलेंड्रिकल वायर के कंपैरेटिवली प्लेन शीट के पास ज्यादा सरफेस होता है। अब समझा रहा है कि इन्वर्टर जो है, उस इन्वर्टर में वो स्क्वायर या रेक्टेंगुलर क्यों दिख रहा है, क्योंकि इसमें जो प्लेटें डिप की गई हैं वो रेक्टेंगुलर या स्क्वायर प्लेटें हैं। क्योंकि अगर हम इलेक्ट्रोड डिप करेंगे लाइक मार्कर की तरह, अगर हम एक वायर का इलेक्ट्रोड डिप करेंगे तो इसके पास जितनी सरफेस है, अगर इसको हम कूट के फ्लैट करें तो फ्लैट होने पर इसका जो सरफेस आएगा वो सरफेस ज्यादा आएगा। इसका मतलब ये है कि लास्ट स्टेप है कि हमारे पास जो कंडक्टर्स थे जिन पे हम चार्ज स्टोर करने वाले थे, अगर उनको प्लेन शीट बना लेते तो इनकी कैपेसिटी और ज्यादा हो जाती। नाउ दिस अरेंजमेंट is able to store a huge amount of charge, and this constitutes a parallel plate capacitor. What is a parallel plate capacitor? Arrangement of two parallel plates filled with a dielectric in which one of the plate is grounded is called the parallel plate capacitor. हमने ये अरेंजमेंट क्यों तैयार किया? हमने ये अरेंजमेंट पोटेंशियल ना बढ़ने देने के लिए तैयार किया, और इस प्रोसेस में हम सफिशिएंट अमाउंट ऑफ चार्ज रख पाएंगे। अगर पैरेलल प्लेट्स हैं तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर नाम पड़ा। हम प्लेट का साइज बदल सकते हैं, शेप बदल सकते हैं। जैसे अगर हम इसको मोड़ के एक स्फेरिकल सरफेस क्रिएट कर लेते, ये देखिए आप रेडियस ए, इसके ऊपर चार्ज देना शुरू करते, थोड़ी देर बाद ये चार्ज लेना बंद कर देता। आपको पता है ऐसा इस वजह से हुआ क्योंकि पोटेंशियल ग्रो कर गया। अब आप तुरंत इसको दूसरे स्फेरिकल सेल से कवर करते, आप रेडियस बी, जैसे ही कवर करते बाइपोलराइजेशन, इनर माइनस होने लगता, आउटर प्लस होने लगता। उसी टाइम पर आउटर वाले को ग्राउंड कर देते तो प्लस नहीं आता, और अब डाइलेक्ट्रिक स्पिलिंग कर देते। अब ये अरेंजमेंट एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर कर सकता है। नाउ दिस कॉन्स्टिट्यूट्स अ कैपेसिटर, नाम है स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर। यानी आपके सिलेबस में 2 कैपेसिटर हो गए, सॉरी, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एंड स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर। ऐसा नहीं कि यही 2 है, और भी है बट सिलेबस में नहीं है। जैसे हम इस प्लेन शीट को मोड़ के सिलेंड्रिकल शेप में कर देते तो ये ऐसे दिखता, ऐसे, ठीक है। आप रेडियस ए सिलेंडर हो गया, इसके सरफेस पे हम चार्ज देते तो वो सरफेस पर स्प्रेड हो जाते हैं ऐसे, थोड़ी देर में पोटेंशियल ग्रो हो जाता, चार्ज लेना बंद कर देता, तुरंत इसको सराउंड करते विद अनदर स्फेरिकल, सॉरी, विद अनदर सिलेंड्रिकल सेल ऑफ रेडियस बी। जैसे ही इसको घेरते तुरंत पोलराइजेशन होता बाय इंडक्शन, इनर माइनस होने लगता, आउटर प्लस होने लगता। उसी टाइम पर आउटर को ग्राउंड कर देते, आउटर प्लस डिसअपियर हो जाता, और यहाँ बीच में डाइलेक्ट्रिक फील कर देते जो पोलराइज होके पोटेंशियल को रिड्यूस कर देता, और इस प्रोसेस में हम सफिशिएंट अमाउंट में चार्ज स्टोर कर पाते। नाम होता सिलेंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर, यानी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर एंड सिलेंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर। ये 3 होते हैं हमारे पास। ये नहीं है, ये सिर्फ IIT का पार्ट है तो छोड़ रहे हैं। हम लोग को डिस्कस करना है पैरेलल प्लेट एंड स्फेरिकल प्लेट, देखना है कि इसकी कैपेसिटी कितनी, और फिर देखना है कि एनर्जी कितनी,
क्योंकि जब इस चार्ज को हम वापस लेंगे, जो स्टोर कर रहे हैं जब इस चार्ज को हम वापस लेंगे अंडर सम रूल, जैसे आपने इन्वर्टर की बैटरी चार्ज कर दी और अब आप जब लाइट चली जाती है तो डिफरेंट डिवाइसेस जो भी आपने जोड़ रखे हैं उनको वो बैकअप प्रोवाइड करता है, क्योंकि हाई पोटेंशियल पर हो जाता है और हाई पोटेंशियल पर होने की वजह से वो चार्ज का फ्लो मेंटेन करता है। तो ये हाई पोटेंशियल चार्ज का फ्लो मेंटेन करता है, कैसे डिसाइड होगा, कितना किस रूल से डिसाइड होगा? तो यहाँ हम लोग रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस का रूल देखेंगे। फिलहाल अभी हमारा मोटिव है कि व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ दीज स्ट्रक्चर, इन स्ट्रक्चर्स की कैपेसिटी कितनी। ये तो क्लियर हो गया ना कि ये एक अरेंजमेंट है जो सफिशिएंट अमाउंट में चार्ज को स्टोर कर सकते हैं, बस और कुछ नहीं। और पर्पज इनका क्या है? एज अ पावर बैकअप। हम इनसे चार्ज को एक डेफिनेट रेट से वापस लेंगे तो हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिकल करंट मिलेगी, जिसका इस्तेमाल हम एनर्जी बैकअप के लिए या इलेक्ट्रिकल एनर्जी बैकअप के लिए करने वाले हैं। आ जाइए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में दो डेरिवेशन है, तो स्लो प्रोसेस में दोनों देख लीजिए। एक आपको हर साल मिलता है डेरिवेशन में, आइदर इन सीबीएसई और इन आईएससी। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में एक प्लेट हो गई दूसरी प्लेट हो गई, ग्राउंड कर लिया हमने आउटर को, और बीच में एक हमने डाइलेक्ट्रिक फिल कर दिया। दिस इज अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। हमने कुछ चार्ज स्टोर कर दिए, स्टोर किया, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, आउटर वाला पॉजिटिव ग्राउंड है, और ये पोलराइज हो गया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैब्लिश हो गई। तो सब नहीं शो करते हैं, बस इतना ही शो करते हैं। सिंबल में दो पैरेलल लाइन खींच देते हैं। नाउ टेकन एज द कैपेसिटर, एक छोटा एक बड़ा कर देंगे तो सेल हो जाएगा। दैट इज सेल का तो स्ट्रक्चर जान ही रहे हैं, ये एनोड कैथोड। ये अभी आगे पढ़ेंगे हम लोग कि हाउ इट वर्क, व्हाट इज द ईएमएफ, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस एंड हाउ इट इज वर्किंग। अभी फिलहाल हम स्टोर की बात कर रहे हैं। ये स्टोर हो गया डेफिनेट अमाउंट का चार्ज। अभी सिंबॉलिक हो गया कैपेसिटी सी, यही सी निकालना चाहते हैं। याद कीजिए तो जब गॉस थ्योरम आपने पढ़ा था तो एनोड और कैथोड के बीच में हाथ रखते थे तो आपको स्टेप 1 मिलता था इलेक्ट्रिक फील्ड, याद आ रहा है, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, ये मिलता था इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर डाइलेक्ट्रिक स्लैब भर दिया है आपने बीच में तो ये के एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। मतलब कैपेसिटर की दो प्लेटों के बीच जो जोड़ बटोर के टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है, दैट विल बी द सिग्मा अपान के एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या है? सिग्मा इज द नेट चार्ज डिवाइडेड बाय नेट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया। चलिए मान लिया V पोटेंशियल ग्रो कर गया है, चलिए मान लिया D इज द सेपरेशन बिटवीन द प्लस एंड माइनस प्लेट, तो E खुल जाएगा V बाई D से। यानी कि स्टेप 1 गॉस थ्योरम से इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हैं बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, दैट इज E इज इक्वल टू सिग्मा अपान के एप्सिलॉन नॉट। स्टेप 2 सिग्मा को ओपन करिए Q बाई A से और E को ओपन कीजिए V बाई D से। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा? नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा V बाई D इज इक्वल टू Q बाई A के एप्सिलॉन नॉट। इस D को हटाइए, यहाँ लेके आइए, इस Q को यहाँ से हटाइए, यहाँ लेके आइए, रिवर्स कर लीजिए। थर्ड स्टेप में रिवर्स कर रहे हैं, रिवर्स करेंगे तो इज द Q बाई V, ये हो जाएगा K एप्सिलॉन नॉट A बाई D। And according to definition, Q by D is the measurement of capacity of capacitor. C is the K epsilon naught A by D. ये निकल गई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। 4 मार्क्स में आता है, देखिए कितना आसान है, 1 2 3 तीन ही लाइन का तो है। अगर हम बीच में डाइलेक्ट्रिक नहीं रखते तो नाम होता एयर फील्ड कैपेसिटर। एयर फील्ड कैपेसिटर, तो K को हम 1 कर देते और C को C नॉट से रिप्रेजेंट करते। अगर ऐसा है
तो सी नॉट हो जा रहा है जब हम एयर फिल्ड कर रहे हैं, डाइलेक्ट्रिक स्लैब हटा ले रहे हैं, 1 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। यानी जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं होगा तो उस केस में कैपेसिटी सी नॉट से एक्सप्रेस करेंगे और ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। रेशियो ले लीजिए, तो रेशियो लेंगे तो सी बाई सी नॉट इज इक्वल टू के, बाकी कट जाएगा, यानी सी बाई सी नॉट इज इक्वल टू के। यहाँ से आपको कैपेसिटी आप पैरेलल प्लेट कैप्चर हैविंग अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब आप कांस्टेंट के एंड हैविंग दैट कैपेसिटी व्हेन इट इज एयर फील्ड, C is equal to केसरी नॉट, के सी नॉट मीन्स डाई इलेक्ट्रिक जब फिल करते हैं तो के टाइम कैपेसिटी बढ़ जाती है। अगर एयर की बात करें तो एयर के लिए के इक्वल टू 1 रख देते हैं, और अगर एयर की जगह हम कहते हैं वाटर है तो वाटर का आपको के दिया जाता है 80, तो 80 सी नॉट। आज की डेट में ऑयल फिल कर देते हैं उसमें, इलेक्ट्रोलाइटिक ऑयल, तो उसकी कैपेसिटी के टाइम बढ़ जाती है। तो ये हमने निकाला पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर तब है जब ये कंप्लीटली फिल्ड है। तो अगर ये डेरिवेशन आया तो आया, नहीं आया तो पार्टली फिल्ड का आता है। तो जरा पार्टली फिल्ड देखते हैं क्या है। पार्टली फिल्ड का मतलब कैप्चर की दो प्लेटों के बीच जो गैप है ये कंप्लीटली ना फिल करके हम कई सारे अलग अलग मटेरियल के स्लैब रखते हैं इसमें और सब कैपेसिटी निकालते हैं। तो कई ना रख के पहले एक निकाल के देख लिया जाए, फिर देख लिया जाएगा कि मल्टीपल रखेंगे तो क्या होगा। यानी कि मेन आ जाइए डेरिवेशन, ये आ चुका है लास्ट ईयर 2019 में, तो आपको 2021 में मिलना चाहिए पार्टली फिल्ड का, और आता भी हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन उस पर न्यूमेरिकल रहता है। तो ये तो था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंप्लीटली फिल्ड। अब हमारा है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पार्टली फिल्ड, और हम कह रहे हैं कि इस डेरिवेशन को याद करिए साथ साथ में, क्योंकि ये डेरिवेशन एग्जाम में लिखने के लिए आते हैं और न्यूमेरिकल भी आता है, न्यूमेरिकल अलग से हम डिस्कस करा देंगे। अगर हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पार्टली फील्ड की बात करें तो आप ऐसे देख सकते हैं, हमारे पास कैपेसिटर की एक प्लेट है, हमारे पास कैपेसिटर की दूसरी प्लेट है, बीच का गैप है डी, इसका आउटर ग्राउंड है, हमने इस पे चार्ज स्टोर कर रखा है, और हम बीच के गैप को पूरी तरह से फिल नहीं कर रहे, बट इसमें एक वेरी थिन स्लैब इंसर्ट कर दे रहा है लाइक दिस, ये इस तरीके से देखिए। तो ये के हो गया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और टी हो गया थिकनेस, टी थिकनेस का है, दिख रहा है टी लेस देन डी, टी इक्वल टू डी आप डेराइव कर चुके हैं, टी इक्वल टू डी का मतलब कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगा, और टी लेस देन डी करते जाएंगे तो पार्टली फिल्ड हो जाएगा। अब इसकी कैपेसिटी कैसे निकलेगी, देखिए इसकी कैपेसिटी कैसे। हेलो, यस सर। यस सर। अच्छा आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। अच्छा चलिए ठीक है। तो जो एयर वाला जोन है डी में से टी हटा दीजिए, तो ये हो जाएगा एयर जोन, और डाइलेक्ट्रिक वाला जोन जो है वो टी थिकनेस का है, यानी टी थिकनेस में डाइलेक्ट्रिक है। एयर में इस पॉजिटिव और इस नेगेटिव की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगी एयर में। सर फिर आपका वीडियो पॉज हो गया। वीडियो नहीं दिख रहा है? हम ऑडियो भी नहीं आ रहा है सर। सर का नेटवर्क भी। हेलो हेलो, हेलो, हेलो। यस सर। यस सर। सर अच्छा ठीक है। तो यहाँ हम एयर में और डाइलेक्ट्रिक की बात कर रहे थे, तो एयर में एयर की थिकनेस इतना, एयर की इलेक्ट्रिक फील्ड इतना, मल्टीप्लाई कर दिए तो एयर का पोटेंशियल निकल गया। डाइलेक्ट्रिक में इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए तो डाइलेक्ट्रिक में पोटेंशियल निकल गया। दोनों को ऐड कर रहे हैं टू गेट द नेट पोटेंशियल। तो इस केस में हमें मिल रहा है नेट पोटेंशियल इज इक्वल टू वी एयर हो जाएगा, ई एयर ई एयर है सिग्मा अपान
एप्सिलॉन नॉट इनटू ये हो जाएगा d माइनस टी प्लस v डाई में ये है e डाई तो हो जाएगा सिग्मा अपान k एप्सिलॉन नॉट इनटू टी। यहाँ से सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो गया, आपको मिलेगा d माइनस टी प्लस टी बाई के। सिग्मा खोल दीजिए चार्ज अपान एरिया से, ना ये हो जाएगा v इज इक्वल टू चार्ज अपान एरिया हो जाएगा d माइनस टी प्लस टी बाई के। नाउ q को इधर लेके आइए, v बाई क्यू इज इक्वल टू 1 अपान ए एप्सिलॉन नॉट d माइनस टी प्लस टी बाई के। रिवर्स कर दीजिए रिवर्स करेंगे तो आपको मिल जाएगा q बाई v, ये हो जाएगा इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपान d माइनस टी प्लस टी बाई के। ये मिल जाएगा आपको एज अ कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट पार्शियली फिल्ड कैपेसिटर एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन d माइनस टी प्लस टी बाई के। दिस इज द कैपेसिटर ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन इट इज फिल्ड पार्टली। अब मान लेते हैं कई सारी शेयर रखेंगे तो इसको ऐसे लिखते हैं C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपान डी की जगह डी होगा, T की जगह समेसन T हो जाएगा, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 जितनी है, अब प्लस T बाई के की जगह समेसन T बाई के हो जाएगा, मीन्स T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2 प्लस T3 बाई K3। मान लेते हैं दो रखे हैं, भले सटा के रखे हैं दूर दूर रखे हैं कोई मतलब नहीं है, दो रखे हैं तो एप्सिलॉन नॉट ए अपान डी माइनस ब्रैकेट में T1 प्लस T2 अब प्लस T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2। तीन रखे हैं तो T1 प्लस T2 प्लस T3 और ये T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2 प्लस T3 बाई K3। तो इस तरीके से आपको पता चला कि अगर हम दो प्लेटों के बीच के गैप को कंप्लीटली फिल करते हैं बाय सिंगल और बाय मल्टीपल प्लेट तो उसकी नेट कैपेसिटी कितनी होगी। तो ये पैरेलल प्लेट हो गया, आ जाइए स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर, कैपेसिटर दोनों पूरा हो जाएगा। इसमें न्यूमेरिकल है बहुत सारा, हम इसके बाद में अलग से डिस्कस करेंगे, थ्योरी पहले सारा पढ़ लें हम लोग फिर न्यूमेरिकल पर आएंगे, एक एक पकड़ के चलेंगे। न्यूमेरिकल की यही फेमस है ये यूनिट। आ जाइए, अगर मैं कहता स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर तो स्फेरिकल में ये इनर ऑफ रेडियस ए आउटर ऑफ रेडियस बी, और हमने क्या किया था इनर वाले पर पॉजिटिव चार्ज दिया, तुरंत बाय इंडक्शन माइनस आया, बाहर प्लस आने की कोशिश कर रहा था ग्राउंड कर दिया, ना डाइलेक्ट्रिक फ्री कर दिया, यही ना। दिस इज द स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर। ये चार्ज Q है और इसका एरिया जो भी होगा, अभी इस पर हाथ रखा है तो इस पर प्लस Q चार्ज है तो इसका पोटेंशियल हो जाएगा ड्यू टू प्लस Q चार्ज। आपको पता है गॉस थ्योरम में आपने निकाला था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस Q बाई ए, यानी इस चार्ज का जो पोटेंशियल है वो इतना हो जाएगा, और उसी टाइम पर इसका जो है जो इंडक्शन से क्रिएट हुए हैं उनका जो आएगा V माइनस हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q बाई बी, बी रेडियस है ना आउटर वाले की, तो नेट पोटेंशियल कितना हो जाएगा एड देम V प्लस प्लस V माइनस इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस Q बाई ए प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q बाई बी। ये हो जाएगा नेट पोटेंशियल, उधर से Q कॉमन ले लीजिए बाई Q, और क्या कॉमन हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो जाएगा, क्या बचेगा 1/a माइनस 1/b, 1/a माइनस 1/b ये बचेगा। नाउ ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट b माइनस a अपान ab। रिवर्स कर दीजिए, रिवर्स करेंगे, जैसे रिवर्स करेंगे ये हो जाएगा Q बाई V इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB, हमने
एप्सिलॉन नॉट के ले लेंगे तो फील्ड हो जाएगा, के नहीं लिया है तो 1 की तरह ट्रीट करेंगे, यानी एयर फील्ड है। रिवर्स कर रहे हैं तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन बी माइनस ए। नाउ ये हो जाएगा सी। आपको पता चल गया, तो कैपेसिटी तो हल हुआ है निकालना। किसी भी कैपेसिटर का अगर आपको प्लेट बता दिया जाए, अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर बता दिया जाए, तो आप बता देंगे उसकी कैपेसिटी कितनी है। अब 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा था स्फेरिकल आइसोलेटेड कंडक्टर या अर्थ की कैपेसिटी बताएं। अर्थ भी बहुत ढेर सारा चार्ज रख सकती है, और अर्थ भी पे भी तो हम ग्राउंडिंग कर रहे हैं। जितने एक्स्ट्रा चार्ज बचते हैं वो सारा का सारा हम ग्राउंड को दे देते हैं, और स्पेस में जो चार्ज क्रिएट होते हैं वो भी अर्थ में ही बाईपास होते हैं। तो अगर हम यहाँ ये स्फेरिकल हो गया, अगर हम अर्थ को एज अ कैपेसिटर देखना चाहें तो अर्थ के पास तो एक ही प्लेट है, मतलब एक ही सरफेस है। हाँ, उसके पास रेडियस कैपिटल आर है। चलिए मान लेते हैं ये प्लस क्यू चार्ज ले सकता है, तो क्या पोटेंशियल नहीं लिख सकते इसका कि अगर अर्थ है या कोई गोला है, आप रेडियस आर क्यू चार्ज रख सकता है, तो एसोसिएट पोटेंशियल हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। ये हो जाएगा, क्यू को इधर कर लीजिए, v बाई क्यू हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। रिवर्स कर दीजिएगा, ये हो जाएगा q बाई v इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, एंड q बाई v इज द कैपेसिटी। यानी एक सिंगल स्फीयर भी कैपेसिटर है, लेकिन वही दिक्कत है, मनचाहा चार्ज नहीं रखेगा, सम लिमिटेड अमाउंट ऑफ चार्ज रखेगा। तो अगर कह रहा प्रूव दैट अर्थ इज अ कैपेसिटर, तो आप ये कहेंगे, ये डेरिवेशन देंगे, और अर्थ को एज अ कैपेसिटर मानते हैं तो इसका नाम होता है आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। आइसोलेटेड का मतलब दूसरी प्लेट ही नहीं है। भाई दूसरी प्लेट लगा देंगे तो कैपेसिटी बहुत बढ़ जाएगी, तो अर्थ के पास दूसरी प्लेट नहीं है, तो इसका नाम है